Hello everyone. Welcome to this campaign. In this campaign, basically we have a three kind of lecture series. The first one is the unit-wise lecture series, in which we will cover all the topics in the unit briefly and to the point. It will be helpful when you are starting the unit and when you are revising the unit. The second one is the expert talk, in which we will cover all the research-oriented topic that will be helpful for finding the research gap and when you are going for the higher study. The third one is a very interesting series, that is the innovative and creative talk, in which we will cover all the innovative and creative ideas that are happening around us for helping the human being. So all of you are welcome, because this campaign is not for the commercial purpose. It is for the helping the people. So without wasting the time, let's start our today's session. And before that, be happy and make other happy. Before starting, let me introduce with today expert, Mr. Pranjal Saxena. He has completed his BTech from SRMS CET Bareilly, MTech from MMUT Gorakhpur, currently pursuing PhD from MMUT Gorakhpur. He has published 20 plus research papers and currently working as an assistant professor in MJP Rohilkhand University, Bareilly. Also working on three research projects. Okay, let's start this morning with adding some knowledge on add-on knowledge. Over to you, Pranjal. ओके हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी मशीन के बारे में। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी। हाँ सर, आ रही है आपकी। ओके, तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ डीसी मशीन की बात करेंगे। उसको ज़रा देख लेते हैं। जो मेरा पूरा ब्रॉड सेक्शन जो मैंने डिवाइड करा है डीसी मशीन का, वो 5 सेक्शनों में डिवाइड किया हुआ है। जिसमें पहला है फैमिली ऑफ डीसी मशीन, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स के बारे में बताऊँगा। वाइंडिंग्स, सेकंड पार्ट है वाइंडिंग, जिसमें वाइंडिंग कैसे होती है, कितने तरीके की होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट है परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मशीन, कि अगर डीसी मशीन परफॉर्म कैसे करती है, यानी कि एफिशिएंसी क्या होगी, उसके कर्व्स क्या होंगे, स्पीड टॉर्क कर्व एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व जो भी हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व। फोर्थ पार्ट जो होगा उसमें हम लोग स्टार्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे डीसी मशीन के। एंड जो लास्ट पार्ट होगा यानी कि फिफ्थ पार्ट, उसके अंदर मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो हमारे अदर देन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसपे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है फैमिली ऑफ डीसी मशीन। अगर इसकी बात की जाए डीसी मशीन की फैमिली की, तो फैमिली का मतलब ये है कि किस बेसिस पे हमने डीसी मशीन को डिवाइड करा, ठीक। तो बेसिकली जो डीसी मशीन का जो डिवीजन था वो ऑन द बेसिस ऑफ, मैं जानता हूँ डीसी मशीन के अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं। एक्चुअल में दुनिया की कोई भी मशीन होती है, उसके लिए मुझे दो मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, इसमें से एक को हम लोग कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। एक मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड वाइंडिंग से बनती है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसे हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक, तो यानी कि कोई भी अगर आपको मशीन दुनिया में चलानी है, तो तुम्हें दो मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, यानी कि एक नॉर्थ साउथ की फील्ड इस तरीके से और एक और नॉर्थ साउथ की फील्ड। क्योंकि मशीन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग की हो और उसको एनर्जाइज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो ये जो वाइंडिंग होती है, ये इसी के दो नाम है, यानी कि एक होती है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, जिससे हम लोग मेन वाइंडिंग यानी मेन फ्लक्स बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि मेन मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करूंगा। दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग, जिससे हम लोग, जिसे कहते हैं स्लेव वाइंडिंग, स्लेव फ्लक्स बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि दूसरा फ्लक्स। ठीक, तो ये दो तरीके की वाइंडिंग होती है बेसिकली। अब यही दो वाइंडिंग जो है वो किस तरीके से कनेक्टेड होती है डीसी मशीन में, यानी कि एक आपके पास फील्ड वाइंडिंग हो गई और एक आपके पास हो गई आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग और एक हुई आर्मेचर वाइंडिंग। ये दोनों की दोनों वाइंडिंग कितने तरीके से आपस में जुड़ सकती हैं, उसी के बेसिस पे डीसी मशीन का डिवीजन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहला पार्ट होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड जैसा कि नाम है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको मैं एक सेपरेटली यानी कि डीसी बैटरी से उसको एनर्जाइज करूंगा, डीसी बैटरी से। ये हो गई फील्ड वाइंडिंग आपकी, ठीक। और आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी वो हमारी लोड से कनेक्टेड होगी, ठीक है, यहाँ पे लोड लगा होगा। तो देखो, क्योंकि तुम लोग फील्ड वाइंडिंग को इस बार अलग से एक्साइट कर रहे हो डीसी बैटरी लगा के, तो इसीलिए इसका नाम होता है सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक। सेकंड पार्ट चलते हैं, जो सेकंड डिवीजन था वो था सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, ठीक। सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड की अगर बात कर ली जाए, तो देखो सेपरेटली एक्साइटेड तुम्हें
यानी कि अगर आप सेपरेटली एक्साइटेड मशीन खरीद के लाते हो तो तुम्हें एक बैटरी की भी लानी पड़ेगी साथ में खरीद के। केवल 2 टर्मिनल की मोटर नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें 1 टर्मिनल के लिए बैटरी भी लानी पड़ेगी, तो ये कॉस्टली पड़ती है थोड़ी-सी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये मशीन का कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ एक्साइटेड बनाई। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। यहाँ सेल्फ जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो खुद ब खुद अपने आप को एक्साइट करेगी विद आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग से ही एक्साइट करेगी। अच्छा, अगर पहचान की बात की जाए तो किसी भी मोटर को अगर तुम मार्केट से खरीद के ला रहे हो तो उसके अंदर जो 2 टर्मिनल उसके बाहर निकले होते हैं वो बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग के ही टर्मिनल्स होते हैं, ठीक? अब ये जो 2 टर्मिनल बाहर निकले हैं आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि तुम अगर किसी मशीन को पावर दोगे, मोटर को या फिर जनरेटर से पावर लोगे तो वो सारी की सारी पावर आप आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल से ही लोगे। ठीक, अब बात होती है फील्ड वाइंडिंग की, तो अगर फील्ड वाइंडिंग तुम्हारी अलग से कनेक्टेड है डीसी के थ्रू तो वो हो जाएगी सेपरेटली, और अगर वो फील्ड वाइंडिंग जो है वो इन्हीं आर्मेचर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो वो हो जाएगा आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, ठीक। अब सेल्फ एक्साइटेड कितने तरीके से हो सकते हैं, तो इसको हम लोग बात कर सकते हैं 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला होता है शंट। शंट का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक, फील्ड वाइंडिंग ये किसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, किसके साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक, और यहाँ पे तुम्हारा रोटर है, ठीक, ये हो गया। तो ये जो मशीन होती है इस तरीके की मशीन, इसको हम लोग शंट कह देते हैं। दूसरा वर्ड है सीरीज। इसमें क्या करते हैं, जैसा कि नाम है, इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग उसको मैं क्या करूंगा, सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, किसके साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ये दोनों वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होती हैं और ये तुम्हारा लोड हो गया, ठीक, ये हो गया सीरीज वाइंडिंग। और इसी तरीके से एक जो कॉमन टर्म जो अगला आता है वो है कंपाउंड, यानी कि हाइब्रिड कंपाउंड, ठीक। तो यहाँ पे आ गया कंपाउंड, यानी कि अब तुम्हारी कंपाउंड मशीन में क्या होता है कि वो होता है तुम्हारा सीरीज प्लस शंट का मिक्सचर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर बात करें सेपरेटली, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन कैसे लगती है उसको देख लेते हैं। तो अगर सेपरेटली मशीन की बात करूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका डीसी बैटरी लगी होगी, ठीक, और ये आपका रोटर होगा, ठीक, ये आर्मेचर वाइंडिंग होगी और यहाँ पे लोड कनेक्टेड होगा इस तरीके से, ये होगा लोड कनेक्टेड, ठीक। ये हो गई सेपरेट, ये बता चुका हूँ, ये बैटरी होती है। सेपरेटली नाम जो है वो एक्चुअल में नाम जो दिया गया था सेपरेटली वो बैटरी की वजह से दिया गया था। नेक्स्ट डीसी सीरीज भी मैंने अभी डिस्कस करा, अगर इसको डिटेल में बता दूं, ओके, डिटेल में अगर देखें तो डीसी सीरीज कैसे दिखेगी, तो देखो फील्ड वाइंडिंग, ठीक, फील्ड वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आरएफ है, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा रोटर कनेक्टेड है और ये हो गया आपका लोड कह सकते हो, इधर भी लोड बना सकते हो, ऐसे ही इसका रिवर्स डायग्राम भी बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये हो गई सीरीज, यानी कि ये दोनों की दोनों वाइंडिंग क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक। नेक्स्ट अगर शंट की बात कर ली जाए, शंट मशीन की, शंट की, तो शंट में देखो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, इसका रेजिस्टेंस आरएफ ले लेते हैं फील्ड वाइंडिंग का। ये तुम्हारी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, इसका रेजिस्टेंस आरए ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ईजी यानी कि जनरेटेड वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे लोड लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डीसी शंट मशीन हो गई आपकी। ओके, अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पे बात की जाए ये सेपरेटली एक्साइटेड की, इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो यहाँ पे जो करंट आपका मेनली जो फ्लो करेगा, ये आईएफ करंट फ्लो करेगा, यानी फील्ड वाइंडिंग करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस आरएफ होगा, इसका रेजिस्टेंस आरए होगा, आर्मेचर जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, यहाँ पे जो करंट जाएगा उसे आईए कह देंगे, ठीक। यहाँ जो आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिलता है वो वीटी मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज जो जनरेट होता है वो ईजी होता है, ठीक। और यहाँ पे जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वीटी और करंट जो मिलेगा वो होगा आईटी। क्लियर हो रहा है, इस केस में आई इक्वल टू आई टी होगा, जैसे ही डायग्राम से एकदम क्लियर है, ठीक। अगर बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट वाले यानी इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें जो इसमें जो आपका कॉम्बिनेशन जो मैंने यूज किया है, ठीक, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है आरएफ, उसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आरए, यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज ईजी, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वीटी, और यहाँ पे जो करंट निकलेगा वो आईटी होगा। इंपॉर्टेंट चीज अगेन, यानी सीरीज मशीन में भी क्या होता है, आईटी जो होगा वो इक्वल टू होगा आईएफ, ठीक। ये देखो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में करंट जो जा रहा है वो आईएफ है, और आईए आर्मेचर में जो करंट जा रहा है, और आईटी बाहर, यानी कि तीनों के तीनों करंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपकी सीरीज में सारी वाइंडिंग लगी, और मैं जानता हूँ कि सीरीज के अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट की, यानी कि आपके डीसी शंट मशीन की, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये अगर हमारे पास आईएफ है, सॉरी अगर ये जनरेटर है तो यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे टोटल करंट जो जनरेट होगा वो आईए जनरेट होगा, ठीक है। और ये आई करंट अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक आईएफ करंट हो जाएगा यानी फील्ड करंट, और एक तुम्हारे पास हो जाएगा आईटी, यानी कि टर्मिनल पे जो करंट मिलेगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा वीटी, इसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो इसके अंदर जो आईए है, यानी कि जो करंट जो जनरेट हो रहा है आईए आर्मेचर के अंदर, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, एक तो फील्ड करंट और प्लस एक आई टर्मिनल करंट, ठीक।
तो यानी कि अब जो आपका करंट बनेगा जनरेटर के अंदर वो क्या होगा, I इक्वल टू IF प्लस IT हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये हो गया सर्किट, हो गया डीसी शंट मशीन का। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है डीसी कंपाउंड में। तो कंपाउंड मैंने बताया कि आपका हाइब्रिड होता है, ठीक, हाइब्रिड। लेकिन हाइब्रिड कैसे होता है, तो इसके दो केस हैं कंपाउंड के, ठीक है। एक होता है हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, मैं क्या करूंगा, आपकी शंट जो वाइंडिंग होगी यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, और एक थी आर्मेचर वाइंडिंग, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सीरीज में भी कनेक्ट करूंगा और शंट में भी, ये शंट में भी कनेक्ट होगी आर्मेचर के साथ, यानी कि आर्मेचर के साथ तुम्हारी जो वाइंडिंग है वो सीरीज और शंट दोनों में कनेक्ट होगी। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, मान लेते हैं ये पोल्स हैं, ठीक है, और ये मेरे पास रोटर है, रोटर के ऊपर हमने आर्मेचर वाइंडिंग की होती है। तो एक वाइंडिंग मैंने यहाँ जो की है वो इसके साथ जाके सीरीज में कनेक्ट होगी इस तरीके से, और ये दो टर्मिनल निकले होंगे, ठीक, ये सीरीज वाइंडिंग हो गई। और एक मैंने क्या करा होगा, एक शंट वाइंडिंग करी होगी, इसको कलर दूसरा ले लेता है समझाने के लिए। कलर अगर मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ग्रीन से देख लेते हैं। तो एक शंट होगी, यानी कि एक इस पे जो वाइंडिंग की होगी मैंने, ठीक, ये गई वाइंडिंग बाहर, देन इस पे भी की हुई है, ये तो टर्मिनल, और आर्मेचर जो है वो इसके साथ शंट में कनेक्टेड होगा इस तरीके से, ठीक। तो ये शंट में इसके साथ दोनों टर्मिनल से अक्रॉस इसके कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से कुछ शंट वाइंडिंग की तरह एक तरीके से वर्क करेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो यानी शंट में भी कनेक्टेड होगी, सीरीज में भी कनेक्टेड होगी। अब ये कब कैसे होगा, इसके लिए दो कॉम्बिनेशन बनाए गए। यहाँ से नाम दिए गए लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, ठीक। ये बेसिकली अगर इसकी बात कर ली जाए लॉन्ग एंड शॉर्ट की, तो ये इसका क्या मतलब है। तो मान लेते हैं अगर मेरे पास ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग, और इसको मैंने कनेक्ट करा हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक। ये फील्ड वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग कह रहा हूँ इसे, शंट में। और ये फील्ड वाइंडिंग है सीरीज की, ठीक है, दोनों वाइंडिंग यूज हो रही है, ठीक। तो फील्ड वाइंडिंग सीरीज की, फील्ड वाइंडिंग शंट की, ये है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक। और ये हमारा जनरेटर का ईएमएफ, ठीक। तो अगर अगर तुम्हारी जो शंट वाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में है, यानी कि एग्जैक्ट इसको कवर कर रही है, तो ऐसे केस इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट, लॉन्ग क्यों कहा गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें बड़ा वायर यूज होगा, आपको आर्मेचर वाइंडिंग भी कवर करनी है, प्लस फील्ड वाइंडिंग भी पैरेलल में लेके कवर करनी है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन यूज होगा इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग शंट। वहीं पे शॉर्ट शंट क्या होगा, शॉर्ट शंट में आपने क्या करा, आपने सिंपली केवल आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग को केवल कवर करा, ठीक है। और जो ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग है शंट वाली, ठीक? और सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो थी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि फील्ड वाइंडिंग सीरीज, उसको मैंने शंट के अंदर में कवर नहीं लिया। इस तरीके की जो मशीन होगी, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें वीटी मिलेगा। तो देखो इसमें आपने क्या करा था, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो थी वो भी ली हुई थी, कवर करी थी आपने शंट से, लेकिन इस केस में देखो उसको अवॉइड कर दिया। तो जब तुम इसको अवॉइड कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुमने लेंथ छोटी कर दी, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है शॉर्ट शंट, ठीक है। शॉर्ट शंट यानी कि जो शंट है तुम्हारा वो क्या है, इस बार छोटा है, स्मॉल लेंथ है, लेंथ स्मॉल कर दी, क्योंकि अब तुम्हें सीरीज वाइंडिंग को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। आगे चलते हैं। ओके, वाइंडिंग्स की अगर बात कर ली जाए, वाइंडिंग को समझने के लिए यहाँ तक मैंने बता दिया, दो तरीके की वाइंडिंग की जरूरत होगी। एक मैंने बताया, एक फील्ड वाइंडिंग थी तुम्हारी, फील्ड वाइंडिंग, और एक थी तुम्हारी आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर कर दिया है पुराने लेक्चर, अभी पीछे प्रीवियस पार्ट में, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो बेसिकली रोटर पे हम लोग डीसी मशीन करते हैं, और यही वो वाइंडिंग होती है जिससे मैं करंट लेता हूँ या देता हूँ, यानी कि अगर जनरेटर है तो उसमें जो करंट में आउटपुट मिलेगा मुझे, वो भी आर्मेचर वाइंडिंग से मिलेगा, और अगर मोटर होगी तो जो करंट में इनपुट दूंगा वो भी कहाँ से दूंगा, आर्मेचर वाइंडिंग से। तो यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आर्मेचर वाइंडिंग कैसे की जाती है, कितने तरीके की होती है डीसी मशीन में, उसके लिए हम लोग इस वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर कॉइल की बात कर ली जाए, तो कॉइल जो होती है वो बेसिकली आपकी, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर ये है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मेरी बन जाती है सिंगल कॉइल, यानी कि वन कॉइल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये वन कॉइल बन गई। अच्छा, ये वाली जो साइड होती है ये मान लेते हैं राइट साइड है, ठीक है, राइट, ये राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड। और ये वाली जो साइड है इसे हम कहते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो यानी कि हर कॉइल की दो साइड होंगी, एक राइट साइड होगी और एक लेफ्ट साइड होगी, ठीक। तो ये राइट साइड जो होगी, ठीक है, इसीलिए यानी कि एक कॉइल की, यानी कि वन कॉइल जो होती है उसके अंदर दो कॉइल साइड्स होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक कॉइल है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दो कॉइल साइड है, ठीक। अच्छा, कंडक्टर की बात कर लें, कंडक्टर की, तो कंडक्टर कितने होंगे एक कॉइल के अंदर, वो डिपेंड करेगा कितने टर्न्स की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कॉइल ली हुई है सिंगल टर्न, ठीक है, सिंगल कॉइल, सिंगल कॉइल सिंगल टर्न, तो देखो इसके अंदर कितने कंडक्टर होंगे, एक यहाँ कंडक्टर होगा और एक ये वाला कंडक्टर होगा, ठीक। तो दो कंडक्टर, यानी कंडक्टर वन कंडक्टर टू, यहाँ से भी देख सकते हो कंडक्टर टू कंडक्टर वन। तो यानी कि एक कॉइल सिंगल टर्न की होगी तो उसके अंदर दो कंडक्टर निकल के आएंगे, ठीक। अगर मान लेते हैं फोर टर्न ले लेते हैं, फोर टर्न का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक कॉइल ये गई है ऐसे, और एक ही बार ऐसे गई है। अब देखो ये भी एक ही कॉइल है, लेकिन टर्न कितने हैं, अब देखो इसमें
एक बार ऐसे यानी कि एक बार तुमने ऐसे घुमाया, देन दोबारा ऐसे घुमाया और ये निकाल दिया। तो देखो इसमें 1, 2, 3, 4 यानी कि आप कितने कंडक्टर हैं? 4 कंडक्टर हैं इसके अंदर, ठीक। कॉइल कितनी है? 1 कॉइल है, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना। 1 कॉइल 4 कंडक्टर। टर्न्स कितने? टर्न्स तो भाई 2 टर्न है, 2 टर्न्स। 2 ही बार तो करा है, 1, 2, 2 टर्न, ठीक है। कॉइल साइड पूछा जाए तो 2 कॉइल साइड। कॉइल साइड हमेशा फिक्स रहेंगी, याद रखना ये चीज़। तो यानी कि एक कॉइल के अंदर 2 ही कॉइल साइड होंगी, चाहे वो कितने भी टर्न्स की क्यों ना हो। यानी कि 8 टर्न ले लो, 16 टर्न ले लो, हमेशा एक उसकी लेफ्ट, जैसे आप हो, आपके हमेशा 2 साइड हैं, उसी तरीके से लेफ्ट और राइट साइड दुनिया में कभी भी चले जाओ यही 2 साइड रहेंगी। तो इसी तरीके से कॉइल जो होगी उसकी भी 2 ही साइड रहेंगी, एक राइट साइड होगी और एक लेफ्ट साइड होगी, ठीक। तो यानी कि कॉइल के कितने भी टर्न्स हैं, कॉइल के टर्न्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कंडक्टर कितने हैं, कंडक्टर उसके कितने हैं। तो मान लेते हैं 8 टर्न्स की कॉइल है, 8 टर्न, ठीक है। तो 8 टर्न का मतलब क्या हुआ? एक कॉइल साइड में 8 टर्न है, यानी कि 1 कॉइल साइड में 8 कंडक्टर्स और अलग जो दूसरी कॉइल साइड है उसमें भी 8 कंडक्टर, तो टोटल कितने हुए? 16 कंडक्टर्स हो गए, ठीक। तो 1 कॉइल अगर 1 टर्न की है तो 2 कंडक्टर्स होंगे, आई होगी जी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। सॉरी। और अगर आपके पास यहीं पे 2 इसी तरीके से अगर 2 टर्न्स की है, 2 टर्न्स, तो आपके पास एक कॉइल में यानी कि 2 कंडक्टर होते हैं सिंगल टर्न में और 2 हैं आपके अगर टर्न्स हैं, ठीक। क्लियर हो रहा है? तो यानी सिंपल सा अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कि जेड वो कितना होगा? तो कॉइल कितनी है, ठीक है, इनटू कॉइल के टर्न्स कितने हैं इनटू 2, ठीक है। तो कॉइल कितनी है? अगर एक कॉइल है, एक कॉइल के टर्न्स है इनटू 2, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप सारा सॉल्व कर लोगे जितनी भी चीजें। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर कॉइल से कैसे निकालना है। आगे चलते हैं, अगर पिच की बात करी जाए, पिच पिच एक अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर पिच की बात की जाए तो पिच बेसिकली क्या होता है, यानी कि अगर हम लोग एक डीसी मशीन की बात करते हैं जिसके अंदर रोटर होता है और इस तरीके के स्लॉट उसमें बटे होते हैं, ठीक। और अगर इस तरीके के मेरे स्लॉट बटे हुए हैं तो अगर हम मूव करते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये एक्चुअल में अगर आप एंगुलर ज्योमेट्री से मेजर करोगे तो आप एंगल के टर्म में निकाल सकते हो। पर इलेक्ट्रिकली यानी कि अगर मैं स्लॉट के टर्म में इसे मेजर करता हूँ कि कितने स्लॉट छोड़ के मैं पहुंचा, यानी कि एक इस कंडक्टर गया, इतने दो, तीन, चार, पांचवें कंडक्टर पहुंच गया। तो ये जो स्लॉट्स जो होते हैं ना, कितने स्लॉट्स के बाद आप पहुंचे, इन सबको चीजों को नाम दिया जाता है पिच। तो पिच बेसिकली डिस्टेंस होती है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, ठीक। तो ये होगा, और वो किसके टर्म्स में होती है? इन टर्म्स ऑफ या तो वो कंडक्टर के टर्म्स में होगी, कंडक्टर, या फिर स्लॉट्स के टर्म्स में होगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है पोल पिच, बहुत कॉमन सा है। पोल पिच, पोल पिच का क्या मतलब हुआ कि भाई मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये तुम्हारा रोटर है और आप क्या हो, यहाँ पे हो, ठीक। तो आप यहाँ से कंडक्टर है, ऐसे करके कंडक्टर प्लेस्ड है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यानी कि नॉर्थ से साउथ जाओगे और एग्जैक्टली मिड में, तो तुमने कितने कंडक्टर पास करे? तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो 5 कंडक्टर निकल के आए, ये हो गया तुम्हारा पोल पिच। पोल पिच, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक तरीका और होता है निकालने का कि मान लेते हैं मैंने, अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरा जो रोटर है वो पूरा का पूरा कवर है पोल शो से, यानी कि पोल शो जैसे होते हैं इस तरीके पोल शो होता है, तो ये साउथ हो गया और यहाँ से ही दूसरा पोल शुरू हुआ है और वो इस तरीके से एंड हुआ है, ये हो गया नॉर्थ। तो पूरा का पूरा रोटर क्या है? अंडर है नॉर्थ और साउथ के। तो मान के चलते इसके अंदर 36 कंडक्टर्स हैं, तो 36 कंडक्टर्स, ठीक। और कितने पोल के अंदर डिवाइडेड है? वो 2 पोल्स के अंदर डिवाइडेड है। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 18, 18 यानी कि एक नॉर्थ पोल के पास 18 कंडक्टर होंगे और साउथ पोल के अंडर में 18 होंगे। तो ये बेसिकली हो जाती है पोल पिच। तो अगर पोल पिच का फॉर्मूला कह दिया जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है पोल पिच का कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पी पी यानी पोल पिच इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, जेड डिवाइड बाई पोल्स। तो अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि पोल्स यहाँ पे जो होंगे वो पोल की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ पोल, यानी कि अगर मान लेते हैं नॉर्थ और साउथ है तो 2 पोल कहलाएंगे ये, ठीक है। पोल पेयर नहीं है, यानी कि अगर 2 पोल्स हैं तो पोल पेयर कितना हुआ? 1 पोल पेयर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, काफी क्वेश्चन आते हैं। तो पेयर याद रखना, अगर लिखा जा रहा है 1 पोल पेयर, 1 पोल पेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, पेयर का मतलब होता है 2, तो 1 पोल पेयर का मतलब 2 पोल्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल पोल्स और टोटल कंडक्टर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से तुम पोल पिच निकाल सकते हो। कॉइल पिच की बात की जाए तो यानी कि कॉइल पिच का मतलब क्या हुआ? सिंपली एक कॉइल अगर आप इस तरीके से बनाते हो, ठीक है, तो ये कॉइल साइड है यानी कि लेफ्ट साइड और ये कॉइल साइड है राइट साइड। तो तुमने लेफ्ट साइड से राइट साइड के बीच में कितने कंडक्टर पास करके, यानी कितने डिफरेंस में है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये रोटर था, तुमने एक कंडक्टर ये लिया, एक कंडक्टर ये, और ये कॉइल इनकी जोड़ी है, ठीक।
अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कितने कंडक्टर पास करे, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 कंडक्टर जो पास करे होंगे, वो हो जाती है तुम्हारी कॉइल पिच। कॉइल पिच क्लियर हो रहा है? तो कॉइल पिच का मतलब क्या हुआ कि 2 कॉइल साइड के बीच में कितने कंडक्टर्स का डिफरेंस है या कितने स्लॉट का डिफरेंस है, उससे हम लोग निकालते हैं कॉइल पिच। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े ध्यान से समझना। आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ओके, अगर शॉर्ट, लॉन्ग और फुल पिच या ओवर पिच की बात की जाए तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसको समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया कॉइल पिच का, तो अगर मान लेते हैं मेरे पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक? और मेरे पास रोटर है और यहाँ पे मैं 2 कंडक्टर्स हैं जो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मिड में हैं, ठीक? अब मान लेते हैं मैं यहाँ से कॉइल स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं 3 जगह जोड़ सकता हूँ, ठीक? अगर ये कॉइल जो मैंने स्टार्ट करी है, इसको मैंने एक कंडक्टर पहले जोड़ दिया यानी कि यहाँ पे, एक ऑप्शन ये है, ठीक? दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? अ, दूसरे कलर से ले लेते हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है, थोड़ी दूर दूर पे। और जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है मेरे पास कि मैंने इसको एग्ज़ैक्टली इस पे जोड़ा है, यानी कि 180 डिग्री के डिफरेंस पे, ठीक है? या कह सकते हैं नॉर्थ के मिड से साउथ के मिड पे शुरू करके, ठीक? तो अगर इस ये 3 कॉम्बिनेशन मेरे पास पॉसिबल है, ये 3 कॉम्बिनेशन, तो अगर ये वाला रेड वाला कॉम्बिनेशन लूँगा तो इसे कहेंगे ओवर पिच यानी कि मैं क्या करा, जितना पिच होना चाहिए था, यानी कि जो पिच हम लोग फुल पिच लेके चलते हैं या कह सकते हैं आइडियली देखा जाए तो यहाँ से शुरू करके मिड पे खत्म करना था, उससे आगे निकल गए तो ओवर पिच। अगर उससे एक कंडक्टर पीछे रह गए यानी कि ब्लू वाली लाइन फॉलो करी तो ये हो जाएगा शॉर्ट पिच, ठीक। और अगर जहाँ से शुरू करा था एग्जैक्टली वहां पे विद डिफरेंट पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल, यहाँ पे खत्म करा तो ये हो जाएगा फुल पिच। फुल पिच, ठीक है। अच्छा, अगर एंगल के टर्म में बात कर ली जाए तो देखो, एक होता है थीटा मैकेनिकल और एक होता है थीटा इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मैकेनिकल एंगल के बारे में आप सब लोग जानते हो, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री जो भी है। लेकिन थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थीटा इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब होता है, अगर मान लेते हैं तुम नॉर्थ के सामने हो और ये कंडक्टर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस हुआ। लेकिन अगर तुम साउथ के सामने सेम कंडक्टर को ऊपर मूव कराओगे तो वहां पे नेगेटिव वी वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो अगर पोलैरिटी की बात की जाए तो नॉर्थ के सामने पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव वी वोल्ट नॉर्थ के सामने। और जब साउथ के सामने पहुंचे तो क्या हो गया, पोलैरिटी माइनस का वी वोल्ट, ठीक। तो ये जो माइनस और प्लस के बीच में डिफरेंस है कितना होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गए दोनों वोल्टेज। तो ये जो पोलैरिटी होती है इस तरीके की, इसको ये जो एंगल इसने कवर करा इसे कहते हैं थीटा इलेक्ट्रिकल, यानी कि कितना इलेक्ट्रिकल एंगल बना रहे हैं दो वोल्टेज या दो क्वांटिटीज के बीच में, कितना इलेक्ट्रिकल एंगल है, ठीक। तो डिफरेंस कहाँ आ जाता है, मान लेते हैं मेरे पास 4 पोल मशीन है, जैसे मानते हैं नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। अगर मेरे पास एक 4 पोल मशीन है, ठीक, और मेरा ये रोटर है और रोटर का ये कंडक्टर है, ठीक। अब ये कंडक्टर देखो, जब साउथ से यहाँ सामने पास हुआ तो मान लेते हैं माइनस वी वोल्ट आया। जैसे ही तुम यहाँ नॉर्थ पे पहुंचोगे और इसी डायरेक्शन मूव करोगे तो पॉजिटिव वी आ जाएगा, ठीक। तो तुमने देखो इलेक्ट्रिकली कितना डिफरेंस आ गया, थीटा इलेक्ट्रिकल आया तुम्हारा 180 डिग्री का डिफरेंस यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक। लेकिन अगर तुमसे बात की जाए थीटा मैकेनिकली, यानी कि मैकेनिकली तुमने कितना मूव करा, तो मैकेनिकली केवल तुमने 90 डिग्री मूव करा। देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री मूव करा, लेकिन इलेक्ट्रिकली कितना डिफरेंस है, 180 डिग्री का डिफरेंस हो गया है, ठीक है। तो जो 180 डिग्री का जो डिफरेंस आया, ये देखो डिफर कर गया मैकेनिकल से, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिकल एंगल लेने की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना, डीसी मशीन में या कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन में जब तुम मेजरमेंट करोगे तो वहां पे जो एंगल प्लेस करोगे या पुट करोगे वो थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल यूज करोगे, ना कि थीटा मैकेनिकल। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला सिंपल है कि थीटा इलेक्ट्रिकल जो होता है वो इक्वल टू थीटा मैकेनिकल इंटू V/2। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये रख के देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ 4 पोल है, 4 पोल डिवाइड बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल, ठीक। तो थीटा मैकेनिकल तुमने कितना चला, 90 डिग्री चला था, ठीक। 90 डिग्री चला और पोल कितने थे, 4 थे, तो 4 डिवाइड यानी 2 यानी कि 180 डिग्री। तो देखो थीटा इलेक्ट्रिकल जो कितना निकल के आया, 180 डिग्री निकल के आ गया। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो मैकेनिकल जितना होगा थीटा, अगर तुम थीटा इलेक्ट्रिकल कैन बी इक्वल टू मैकेनिकल और ग्रेटर देन मैकेनिकल, बट नेवर बी लेस देन मैकेनिकल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम 180 डिग्री मूव कर जाओ लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंगल तुमने कवर ही ना किया हो। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज़ आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो अगर ओवर पिच, फुल पिच और शॉर्ट पिच को एंगल के टर्म में बात करी जाए, तो अगर दोनों कॉइल साइड, यानी कि ये एक कॉइल थी, इसकी लेफ्ट साइड थी और ये राइट साइड थी। अगर इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि कॉइल, दोनों कॉइल साइड के बीच का जो एंगल है थीटा इलेक्ट्रिकल, वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो ऐसे केस में हम कहेंगे फुल पिच है, ठीक। शॉर्ट पिच का क्या मतलब हुआ, अगर थीटा इलेक्ट्रिकल लेस देन 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री से कम का एंगल बना तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट पिच। और फुल ओवर पिच की बात की जाए, थीटा इलेक्ट्रिकल ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना तो वहां पे हो जाएगा ओवर पिच, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है, थीटा मैकेनिकल क्या होता है और शॉर्ट एंड फुल पिच क्या होती है, ठीक। आगे चलते हैं।
बैक एट फ्रंट पिच का क्या मतलब होता है? तो देखो जब हम कॉइलिंग करते हैं, ठीक, अगर कॉइल की बात की जाए, वेट, कॉइल की अगर बात की जाए तो देखो अगर मशीन की बात की जाए तो मशीन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ये आपका आर्मेचर होता है, देन यहाँ पे आपका कम्यूटेटर लगा होता है इस तरीके से, और इसमें कॉइलिंग जुड़ी होती है, एंड ये आपका शाफ्ट होता है, ये तुम्हारी शाफ्ट होती है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे कंडक्टर्स प्लेस होते हैं इस तरीके से इन स्लॉट्स के अंदर। ये जो मैं स्लॉट बनाता हूँ वो इस तरीके से होते हैं, सिलिंड्रिकल, हॉरिजॉन्टली सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है, और ये रोटर होता है, घूम रहा होता है। तो देखो इसकी जो जहाँ पे आप कम्यूटेटर लगा होता है, ये है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, ठीक है, जहाँ पे कम्यूटेटर लगा होता है इसको मैं कहता हूँ फ्रंट साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रंट साइड, ठीक, और जहाँ पे इसके बैक, यानी कि अगर इसके पीछे की तरफ चले जाओगे, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है, इसे हम लोग कहते हैं बैक साइड, ठीक है, बैक साइड, ठीक। अब देखो अगर बात करी जाए यहाँ पे कंडक्टर्स की, तो जब आप कॉइलिंग करते हो यानी कि कंडक्टर रखते हो, ऐसे मान लें बहुत सारे मेरे पास कंडक्टर हैं, ठीक है, तो वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग मतलब इन सारे कंडक्टर को मुझे कनेक्ट करना होता है इस तरीके से कि कोई भी दो कंडक्टर एक साथ कनेक्ट ना हो जाए और सारे के सारे एक सीक्वेंस में कनेक्ट होने चाहिए। तो जैसे लैब करूंगा या वेव जो भी करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली मान लेते हैं हम इस तरीके से हमने वाइंडिंग करी, ठीक है। तो ये जो पीछे ये जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि अगर कंडक्टर बात की जाए तो ये वाला जो मूवमेंट है, ये वाली जो साइड है, इसको हम कहते हैं फ्रंट साइड, फ्रंट साइड, ठीक। और ये वाली जो साइड है इसे हम कहेंगे बैक साइड, ठीक। तो अब तुमने कितने कंडक्टर्स को यहाँ से यहाँ, जैसे तुमने ये वाली कॉइल ली और यहाँ से यहाँ कनेक्ट करी, तो आपने कितने कंडक्टर छोड़ के कनेक्ट करी, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रंट पिच, फ्रंट पिच, क्लियर हो रहा है। और तुमने पीछे यानी कि बैक साइड में तुमने कितने कंडक्टर छोड़ के इसको कनेक्ट करा, ये देखो यहाँ से लेके गए और इस वाले कंडक्टर कनेक्ट कर, यानी कि 1 2 3 4 5, तो तुमने क्या करा, एक से शुरू करके 5 में कनेक्ट करा, यानी कितना, 4 कंडक्टर का डिफरेंस है, तो 5 माइनस 1 4 का डिफरेंस है, तो यानी कि तुमने क्या करा, 4 कंडक्टर का डिफरेंस रखा है दोनों कॉइल साइड के बीच में, तो ये तुम्हारी हो जाएगी बैक पिच, बैक पिच, क्लियर हो रहा है। तो फ्रंट पिच क्लियर हो गया, बैक पिच क्लियर हो गया, ठीक। तो यानी कि फ्रंट पिच अगर आपने इस तरीके से वाइंडिंग करी है तो आगे तुम कितना ट्रेवल कर रहे हो वो जाती है तुम्हारी फ्रंट पिच, और पीछे कितना मूव कर रहे हो मशीन के वो जाती है बैक पिच, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो कि है लैब वाइंडिंग, ठीक है। तो देखो क्या होता है लैब में, क्या होता है एक्चुअल में लैब की अगर बात की जाए, तो एक ऐसी वाइंडिंग लैब जिसमें क्या होता है, सबसे पहली पहचान ए इक्वल टू पी, जहाँ पे ए का मतलब होता है पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ, ए के जो पैरेलल पाथ होंगे वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। पैरेलल पाथ का क्या मतलब होता है, तो इसको अभी आने वाले समय में समझाऊंगा बड़ा डिटेल में, ठीक है, अभी आप लैप बाइंडिंग की बात केवल कर रहे हैं यहाँ पे। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे कंडक्टर्स होंगे, ठीक, आपने उन्हें कनेक्ट करना शुरू करोगे, इसके अंदर लैप जो वर्ड है वो बेसिकली आया ओवरलैप से, टर्म होता है ओवरलैप। होता क्या है कि लैब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल इस तरीके से मूव करती है, दूसरी कॉइल इस तरीके से, तो देखो दूसरी वाली जो कॉइल है यानी कि सेकंड टर्न जो है, सेकंड टर्न वो पहले वाले टर्न के ऊपर से गया हुआ है, ओवरलैप कर रहा है, देखो समझ में आ रहा है, जैसे इस तरीके से गया, देन इस तरीके से वापस गया, तो देखो ये जो दूसरा टर्न है ये पहले टर्न के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ओवरलैप, तो यहीं से इसका नाम दिया गया लैप। तो लैप वाइंडिंग का जो जन्म था वो नाम जो दिया गया है वो बेसिकली ओवरलैप से दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग ओवरलैप करके चलते हैं, यानी कि उसमें जो बैक पिच होती है, बैक पिच वो फॉरवर्ड मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो फ्रंट पिच होती है वो बैक डायरेक्शन मूव करती है। जो फ्रंट पिच होगी, फ्रंट पिच वो किधर मूव करेगी, वो बैक डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक। ये बिल्कुल जैसे शराबी की तरह कि आप 3 कदम आगे गए, 2 कदम पीछे गए, तो कितने टोटल कदम चले, इस तरीके से जो वाइंडिंग होती है ये आपकी लैप वाइंडिंग का काम करती है, ठीक। तो इस तरीके से वाइंडिंग कनेक्शन किए जाते हैं इसके अंदर, फिर से ऐसे गए और वापस से इससे कनेक्ट करे, ठीक। अच्छा ये कैसे करे जाते हैं, कितना कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए लैप बाइंडिंग करने के लिए, वाई-ए, वाई-बी एंड वाई-एफ, ठीक। अच्छा वाई-ए क्या होता है, वाई होता है एवरेज पिच, ठीक। एवरेज पिच क्या होती है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ये होती है लैप के केस में, लैप इन केस ऑफ लैप होती है Z/P, यानी कि पोल पिच के बराबर। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ पोल्स तुम्हें पता होंगे और तुरंत ही डिवाइड करके एवरेज पिच निकाल लो। अगर ये एवरेज पिच तुम्हारी होल नंबर आई है, होल नंबर होनी चाहिए प्लस ऑड होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑड एंड होल नंबर। अगर ये ऑड एंड होल नंबर आई है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप जाओगे बैक पिच और फ्रंट पिच निकालने के लिए, ठीक। तो वाई ए निकाल लो सबसे पहले, ठीक। तो सबसे पहले आपने वाई ए निकाल लिया, फिर उसके बाद आएंगे वाई बी पे, वाई बी होता है वाई ए प्लस माइनस वन, यानी कि तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारी वाई ए निकल के आया है उसमें प्लस माइनस वन करोगे। अच्छा ऑड, सॉरी ऑड जरूरी नहीं है, होल नंबर से भी काम चल जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट है होल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो जैसे 7 1/2, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 7 होना जरूरी है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ये जितनी भी तरीके की वाइंडिंग होगी, जैसे 7 आ गया निकल के, ठीक। और इस तरीके से जब भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे एवरेज पिच, ठीक। तो ये होल नंबर हो और ऑड अगर आपका है तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ऑड हो जा रहा है तो ठीक है। इवन में
एरर आ जाता है अगर आप इवन ले लोगे इवन, तो वहाँ पे क्या होगा, वाइंडिंग जो होगी वो आपस में जाके मैच कर जाएँगी, यानी कि सारे के सारे कंडक्टर कवर नहीं हो पाएँगे, उससे पहले ही वाइंडिंग शॉर्ट पड़ जाएगी। तो इसीलिए होल और ऑड प्रेफ़र किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, होल एंड ऑड प्रेफ़र किया जाता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से बना आपके पास y है, ठीक, y है +-1, ये हो गया तुम्हारा y बैक पिच का फ़ॉर्मूला, ठीक है। अब अगर बात करिए y फ्रंट पिच की, ठीक, फ्रंट पेज की अगर बात कर लो, तो फ्रंट पेज में तुम्हारा क्या होगा, फ्रंट पेज होता है वाई बैक पेज +-2, ठीक, +-2 वाई भी, वाई है +-1 और वाई भी आपका ये आगे निकल के क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपकी जितनी भी इस तरीके की जो वाइंडिंग होती है, जिसमें ये निकल के आ रहा है, ऐसे हमने सॉल्व करके देख लेंगे, तो वहाँ पे हमारा पता चल जाएगा वाई बैक पेज कौन सी है। अच्छा, इन केस अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास 2 नंबर आए, वाई बी के पास मान लेते हैं आपके पास 6 आया एंड 5 आया, ठीक, तो याद रखना ऑड नंबर ही लोगे, ऑड नंबर, इवन नंबर को डिस्कार्ड कर दोगे। ये चीज़ याद रखना, ऐसी फ्रंट पिच में मान लेते हैं आपके पास 8 आया और 9 आया, समथिंग आया, तो ये इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन आता है तो 9 को आप प्रेफ़र करोगे, 8 को डिस्कार्ड कर दोगे, यानी कि ऑड नंबर को ही लिया जाता है, ठीक? प्रेफ़रेंस दी जाती है, ये चीज़ याद रखना। सारी की सारी मशीन वाइंडिंग में ऑड नंबर ही लिया जाता है, ठीक? तो ये 3 फ़ॉर्मूले हो गए, यानी कि सबसे पहले अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें तुम्हें वाइंडिंग परफ़ॉर्म करनी है, वाई बैक पिच निकालो, सॉरी वाई एवरेज पिच निकालो, ज़ेड बाई पी से, ज़ेड बाई पी ये बता चुका हूँ। ज़ेड बाई पी से देन वाई बैक पेज निकालो, वाई एम में +-1 करके, और उसके बाद बैक पेज फ्रंट पेज निकालो +-2 करके, ठीक। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर आपके पास 2 कॉम्बिनेशन होंगे, एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें वाई जो बैक पिच है वो बड़ा आ जाएगा वाई फ्रंट पिच से। अगर ऐसा हुआ, यानी कि तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है तुम आगे ज़्यादा जाओगे और पीछे कम आओगे, क्योंकि ये वाई फ्रंट पिच होती है, ये वाई बैक पिच होती है। तो यानी कि अगर तुम आगे ज़्यादा जाओगे तो ये कौन-सी वाइंडिंग हो गई, ये वाइंडिंग कहलाएगी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो गई ये वाली। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि वाई बैक पिच जो है वो कम हो, वाई फ्रंट पिच ज़्यादा हो, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होगा, फ्रंट पिच ज़्यादा यानी कि तुम पीछे ज़्यादा आओगे और आगे कम जा रहे हो, तुम इस तरीके से देखो मूव करोगे, ये मूव कर, यानी किधर जा रहे हो? पीछे की तरफ जा रहे हो। तो इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिट्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक? आई होप ये समझ में आ गई होगी। ओके, आगे चलते हैं। वेव की अगर बात कर लेते हैं, वेव की, वेव कैसे होगी? तो देखो, वेव में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है, वाई जो वेव होती है, उसकी जो एवरेज पिच होती है वो Z/P +-2 होती है। इम्पोर्टेंट चीज़, ध्यान रखना +-2 होना ज़रूरी है। अगर तुमने वेव को YA = Z/P यानी कि लैप की एवरेज पिच से निकाल दिया, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम जब करोगे कनेक्शन तो तुम्हारे कुछ ही कंडक्टर कनेक्ट होंगे और वाइंडिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि ये कुछ कंडक्टर तुम्हारे अनकनेक्टेड रह जाएँगे। ठीक है? तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर तुमसे ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि क्या इन सर्टेन नंबर ऑफ कंडक्टर में वेव वाइंडिंग पॉसिबल है, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। आउटपुट जो है आपका तुम्हारा क्या आना चाहिए, ऑड नंबर प्लस होल नंबर आना चाहिए, याद रखना ये चीज़। ऑड एंड होल नंबर, ठीक, अगर ऑड एंड होल नंबर आया तो यस वेव पॉसिबल है। वेव जो होती है वो हर कंडक्टर के साथ पॉसिबल नहीं है। लैप तुम लगभग ऑलमोस्ट सभी कंडक्टर के साथ बना सकते हो होल नंबर के, लेकिन वेव जो है उसके साथ ये दिक्कत है कि वो तुम सारे कंडक्टर के साथ नहीं बना सकते, ठीक है। वेव के साथ ये जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए एंड होल नंबर भी होना चाहिए, प्लस +-2 के साथ। तो इसीलिए अगर तुमसे पूछा जाए ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जो हर कंडक्टर के साथ नहीं बनाई जा सकती, तो उसका आंसर होगा वेव। आगे चलते हैं, बैक पिच की बात की जाए, एक चीज़ इसमें अच्छी होती है कि इसके अंदर जो एवरेज पिच होती है वही इक्वल होती है बैक पिच के और वही इक्वल होती है फ्रंट पिच के, ठीक? आपने एक बार एवरेज पिच निकाल ली तो वही इक्वल हो जाएगी दोनों के, ठीक? ये इस तरीके से सिंपल सी हम बना सकते हैं, ठीक? अब वेव बाइंडिंग करते कैसे हैं? तो मान के चलते हैं अगर 3 निकल के आया 3, ये सारे के सारे 3 निकल के आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या करोगे, 3 यानी कि 1 से शुरू करोगे, 1 2 3 यानी कि 4 पे जोड़ोगे, देन फ्रंट पिच शुरू करोगे 1 2 3, देन इसको इस तरीके से जोड़ोगे। ठीक। देखो क्या हो रहा है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, हर एक में वेव में क्या कर रहे हो आप लोग, एंड टू स्टार्टिंग, यानी कि एक कॉइल का जो एंड है वो दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। ये देखो, ये एंड हो रहा है ये वाली कॉइल का और इस कॉइल का स्टार्टिंग है। तो इस तरीके की जो कॉइलिंग वाइंडिंग होती है उसे हम लोग वेव वाइंडिंग कहते हैं, ठीक। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से शुरू करा तो देखो एक वेव की तरह ये मूव कर रही है, समझ में आ रहा है। इसके अंदर कभी भी ये लैप नहीं होता, मतलब ये नहीं होता मोशन, ये मोशन नहीं होता, ये होता है लैप का मोशन, ठीक। तो लैप में हम लोग आगे पीछे जाते हैं, जबकि वेव में केवल आगे ही आगे जाते हैं। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से हम लोग मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गई वेव वाइंडिंग, ठीक। मैंने बता दिया वेव हम लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताने रह गई, अगर दोनों को डिफरेंस करा जाए, ठीक है, अगर डिफरेंस की बात कर ली जाए तो लैप और वेव, इसके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इसके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का। इसके अंदर A इक्वल टू P और इसके अंदर A इक्वल टू 2, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इसमें फिक्स है, इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है
वो आपके पोल्स पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 4 पोल मशीन है, 4 पोल, तो इसके अंदर A इक्वल टू 4 हो जाएँगे, 4 पैरेलल पाथ, और इसके अंदर A इक्वल टू 2 रहेंगे। अच्छा, पैरेलल पाथ का क्या मतलब है? सिंपल सी चीज़ है, पैरेलल पाथ का मतलब अगर मान लेते हैं मेरे पास 6 कंडक्टर्स हैं, ठीक है? 6 कंडक्टर्स हैं, तो हर कंडक्टर जो होता है, एक कंडक्टर की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है वोल्टेज सोर्स की तरह, ठीक है? एक वोल्टेज सोर्स की तरह। तो अगर मान लेते हैं 6 कंडक्टर तो 6 वोल्टेज सोर्स हैं। अगर पैरेलल पाथ मेरे पास वेव ले रहा हूँ, वेव में, तो वेव में मैं कैसे लगाऊँगा? वेव में मैंने इस तरीके से लगाऊँगा, ये कंडक्टर 2, 3 कंडक्टर और 1, 2, 3, ठीक? ये 3-3 कंडक्टर बाँटूँगा क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा, एक ये डीसी सोर्स की बात कर लें, ठीक है? और एक ये, क्लियर है? तो अब मान के चलते हैं, एक कंडक्टर जो है उसके अंदर I एम्पीयर करंट है और V वोल्टेज है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर वेव की बात करूँगा, वेव में हमने इन्हें क्या लगाया है? हमने इनको लगाया है वेव के अंदर पैरेलल, 2 पैरेलल पाथ में। तो यानी कि V वोल्ट, V वोल्ट, V, 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 V। अब देखो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम वोल्टेज सोर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज़ में कनेक्ट होने पे क्या होता है? वोल्टेज ऐड होता है लेकिन करंट फिक्स रहता है। तो 1 एम्पीयर यानी कि बाहर हमें क्या मिलेगा? I एम्पीयर, यहाँ से भी I एम्पीयर। तो करंट कितना मिला मुझे? 2I मिला। लेकिन वोल्टेज कितना मिला? वोल्टेज मुझे मिला 3V। ये कितना हुआ? 3V, और ये कितना हुआ? 3V। तो सीरीज में इन ऐड होंगे लेकिन पैरेलल में फिक्स रहेंगे। पैरेलल में करंट ऐड होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट रूल जो है, सीरीज के अंदर वोल्टेज ऐड होगा, वोल्टेज सोर्स ऐड होते हैं, वोल्टेज सोर्स ऐड। और पैरेलल के अंदर क्या होता है? पैरेलल में करंट ऐड होता है, करंट ऐड अप होता है, ठीक? तो देखो, दो पैरेलल पाथ हैं यानी कि दोनों करंट आई एम्पीयर मिलकर 2I मिल गया, और वोल्टेज कितना मिलेगा? वोल्टेज मुझे मिलेगा 3V। क्लियर हो रहा है? अगर यहीं पे बात करी जाए लैब की, लैब में क्या है? अगेन 6 कंडक्टर थे, लेकिन लैब के अंदर मैं कैसे कनेक्ट करूंगा उन्हें? पैरेलल पाथ कितने? 4 हैं। तो अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं, इसके अंदर 6 की जगह 8 ले लेते हैं, थोड़ा-सा बनाना सही रहेगा। तो यहाँ पे एक कंडक्टर और बढ़ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स बढ़ जाएगा 3 वोल्ट का, सॉरी V वोल्ट का, ठीक? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट और 2I, ठीक है? ये करंट हो गया 4V और 2I, ठीक? तो यहाँ पे ये क्या है? 4-4 कंडक्टर, यानी कि 4 कंडक्टर इधर है और 4 कंडक्टर पैरेलल में इधर, ठीक? यहाँ पे अगर बात की जाए तो A इक्वल टू 4 है, यानी पैरेलल पाथ है 4, तो टोटल 8 कंडक्टर डिवाइड बाई 4, तो पर पैरेलल पाथ कितना है? 2-2 कंडक्टर आ गए, ठीक? तो 2-2 कंडक्टर अगर मैं लगा लिए इस तरीके से, ठीक? अब जरा देखते हैं इनका क्या सीन रहेगा, ठीक है? अब मेरे पास 4 पैरेलल पाथ हैं, तो देखो यहाँ पे V वोल्ट, करंट कितना है? I, V वोल्ट करंट I, सिमिलरली यहाँ V करंट I एंड V करंट I। अब देखो पैरेलल में, सीरीज में क्या ऐड होता है? वोल्टेज ऐड होता है, तो ये वोल्टेज ऐड अप होकर कितना हुआ? 2V हो गया। और पैरेलल में क्या होता है? करंट ऐड होता है, तो आई यहाँ से आई, एक करंट ये आई, ये तो यानी कि 4I कॉमा 2V, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या हुआ, यानी कि अगर तुम लैप वाइंडिंग यूज करोगे तो उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे, पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे तो यानी क्या होगा? करंट ज्यादा मिलेगा। तो देखो करंट यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगा। लेकिन अगर वेव यूज करोगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम है, पैरेलल पाथ कम, तो इसका मतलब करंट कम ऐड होगा, तो यानी कि वोल्टेज ज्यादा ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तुम्हें कितना मिलेगा? 4V और 2I। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ पे करंट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक? तो ये चॉइस आपकी है। अगर आप, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया कि वेव वाइंडिंग की मशीन वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और कम रेटिंग चाहिए, यानी कम कैपेसिटी की या कम करंट की अगर मोटर को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वेव यूज़ करोगे। लेकिन अगर बात करी जाए तुम्हारी लैब की, अगर तुम्हें हाई करंट रेटिंग की मशीन चाहिए, ऐसा मशीन जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा करंट के साथ डील करना है, तो तुम वहाँ पे लैब वाइंडिंग प्रेफर करोगे। अदरवाइज़ क्या होगा? वाइंडिंग बर्नट आउट होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। क्लियर हो रहा है? और अगर पावर की बात कर ली जाए तो पावर देखो, इसकी पावर कितनी होती है? V इंटू आई, यानी कि 4I इंटू 2V, तो ये कितना निकल गया है? 8VI। इसकी पावर की बात कर ली जाए, पावर P, वो कितना होगा? 8VI। तो देखो पावर सेम है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यानी कि चाहे तुम लैप वाइंडिंग ले लो, चाहे तुम वेव वाइंडिंग ले लो, ठीक है? जो प्रोडक्ट होगा वोल्टेज करंट का वो फिक्स रहेगा, यानी कि पावर तुम्हें इक्वल मिलेगी दोनों केस में, ठीक? आई होप जी समझ में आ गई होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉइंट लास्ट वाला, कि पावर जो होगी वो सेम रहेगी, चाहे तुम वेव लो चाहे लैप लो, लेकिन करंट और वोल्टेज का रेशियो डिफर कर सकता है। तो ये मैंने बता दिया है कि सिलेक्शन, अगर इसको कंक्लूड कर लें जो भी अभी मैंने बताया है, तो अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर आप हाई करंट ले रहे हो, यानी कि हाई करंट की बात कर रहे हो, हाई करंट मशीन, तो वहाँ पे आप कौन सी लोगे? वहाँ लोगे तुम लैप लैप वाइंडिंग, ठीक है? और वहीं पे अगर बात कर रहे हैं वोल्टेज की हाई वोल्टेज, ठीक? तो वहाँ पे कौन सी लोगे? वहाँ वेव लोगे, ठीक है? रीज़न क्या है? रीज़न जो है, रीज़न वो है तुम्हारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ए इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, इनका रीज़न है।
ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल पाथ ये मैंने डिस्कस कर लिया है, आई होप ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर सीरीज़ लोगे सीरीज़, तो उसमें सॉरी लैब सीरीज़ नहीं, लैब लोगे लैब, तो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू पी के बराबर होंगे। जबकि अगर वेव लोगे तो उसके अंदर वेव, तो उसके अंदर क्या होंगे, ए इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल्स के बराबर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स। तो लैब के अंदर जो पैरेलल पाथ होंगे, लैब के अंदर पैरेलल पाथ वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू वेव के पैरेलल पाथ के मुकाबले, वेव के पैरेलल पाथ, ठीक है। वेव के कितने होते हैं, इनके हमेशा 2 ही रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा 2 रहेंगे, जबकि ये चेंज होते रहेंगे। ओके, आगे चलते हैं कि परफॉर्मेंस और मशीन के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि इस पूरे सेक्शन में आपको बताऊँगा कि जो भी आप मशीन खरीद के लाए हो, वो कैसा परफॉर्म करेगी। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ। ओके, तो अगर बात करें, अभी तक लेक्चर समझ में आ गया होगा, अभी तक मैंने फैमिली बता दी है डीसी मशीन की, और वाइंडिंग के बारे में लगभग काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर दिए। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ईएमएफ की अगर बात करी जाए, यानी परफॉर्मेंस, ये जो सेक्शन है, इसके अंदर में ईएमएफ हो गया, स्पीड हो गई और टॉर्क हो गया, इन सबको बड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर ईएमएफ की बात कर लिया तो देखो, जो पूरी की पूरी डीसी मशीन है वो फ्लक्स कटिंग एक्शन पे काम करती है। फ्लक्स कटिंग एक्शन जो कि फैराडे ने बताया था ईएमएफ इंडक्शन के लॉ से, और इसका जब आप डेरिवेशन करोगे तो जो ईएमएफ निकल के आता है ई वो इक्वल टू एन पी फाइव जेड बाई 60 ए निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं कोई अपनी मशीन ऐसी बना रहा हूँ, अगर जिसमें अगर मैं इसे कांस्टेंट से रिप्लेस करना चाहूँ इस फॉर्मूले को, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा के एन और फाइव। देखो, अगर तुमने कोई मशीन खरीद ली है मार्केट से, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ पोल फिक्स होंगे। एक बार जितने ही पोल तुमने बना लिए वो फिक्स हो गया, ठीक। पोल फिक्स है तो फ्लक्स फिक्स फिक्स हो गया, ठीक है। पी फिक्स है, अगर पी है तो फाइव फ्लक्स फिक्स हो गया, यानी कि जितने पोल्स होंगे उतना ही फ्लक्स बनेगा। लेकिन क्या होता है, फ्लक्स जो होता है एक्चुअल में, ये जो है ये डिपेंड करता है आईएफ पे, फील्ड वाइंडिंग पे। तो इसीलिए ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। क्लियर हो रहा है, नंबर ऑफ पोल तुम फिक्स कर सकते हो हार्ड, यानी कि ऐसे 4 पोल है, 4 पोल मशीन है, लेकिन इनसे निकलने वाला टोटल फ्लक्स है वो तुम फिक्स नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है फील्ड वाइंडिंग के करंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहा हूँ। अगर परमानेंट मैग्नेट लोगे देन 5 फ्लक्स फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहा हूँ जो कि होती है, तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग से ये फील्ड करंट से चेंज होगा एमएमएफ से। तो यानी कि ये क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी हो गई, ठीक। स्पीड क्या है, स्पीड भी अगेन एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तुम कितनी तेज चला रहे हो इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ, जेड, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ये होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, ठीक है, टोटल कंडक्टर्स। तो टोटल कंडक्टर ये फिक्स है। एक बार तुम मार्केट से अगर मशीन खरीद लाए हो, तो उसके अंदर मान लेते हैं 300 कंडक्टर हैं, तो वो 300 ही रहेंगे, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक। नंबर ऑफ पोल भी, ये पोल्स हो गए, ठीक है, ये भी फिक्स होते हैं। पैरेलल पाथ की बात कर लें, पैरेलल पाथ तो ये भी फिक्स होंगे। अगर तुमने लैब ली है, लैब, तो ये क्या होंगे, तो ये तुम्हारे ए इक्वल टू पी हो जाएंगे, ए इक्वल टू पी हो जाएंगे अगर लैब है, ठीक है। और अगर आपने क्या करा है, अगर तुमने वेव ली है, तो वेव के केस में भी क्या होगा, ये फिक्स होंगे, ए इक्वल टू 2 हो जाएंगे, ठीक। ओके, तो यानी कि हमारे पास ए फिक्स है, ठीक। और 60 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ही, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट है, ठीक है। और पी भी फिक्स हो गया। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें फिक्स हो गई, इन सबको मैंने के में डाल दिया, यानी कि मेरे पास फिक्स क्या है, पी फिक्स है, जेड फिक्स है, 60 फिक्स है, और ए फिक्स है। ये पूरा का पूरा जो होगा ये मैंने कांस्टेंट ले लिया एक। तो यानी कि किसी भी ईएमएफ जो किसी जनरेटर में जनरेट होगा, ईजी, वो इक्वल टू के टाइम्स होगा इंटू एन इंटू फाइव, ठीक। यानी कि अगर तुम्हें किसी भी जनरेटर का ईएमएफ जिसमें उसमें बन रहा है उसको तुम्हें चेंज करना है, तो एक चीज क्या करो, या तो फ्लक्स चेंज कर दो या फिर स्पीड चेंज कर दो, ठीक। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला इससे मैच करता है, ई इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी? तो देखो यस, इसमें देखो ये क्या था, चेंज इन फ्लक्स। देखो फ्लक्स चेंज करने से स्पीड, जनरेटेड वोल्टेज चेंज हो जाएगा। टाइम dt, यानी कि टाइम कैसे चेंज कर सकते हो भाई, अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है और उसमें 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, तो अगर तुम अपनी स्पीड बढ़ा लोगे तो तुम्हें 5 सेकंड में लगेंगे। यानी कि टाइम को जो अल्टर करना है वो किससे कर सकते हो, स्पीड से कर सकते हो। तो देखो, यही फॉर्मूला मॉडिफाई होके ये फॉर्मूला बना है, यानी कि जो फैराडे का लॉ था सेम वो यहाँ पे वैलिड है। तो जो जनरेटेड वोल्टेज है उसको अगर तुम्हें चेंज करना है, तो या तो स्पीड में चेंज लाओ या फिर फ्लक्स में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर आपको ये चीज़, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर स्पीड ईजी जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा एन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा फाइव। क्लियर हो रहा है? यहाँ से ये फॉर्मूला कंक्लूड होता है। आगे चलते हैं। टॉर्क की अगर बात की जाए डीसी मशीन में, तो देखो टॉर्क बनता क्यों है और कैसे बनता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान लेते हैं नॉर्थ है और यहाँ पे कंडक्टर रखा है, ठीक, तो इसका फ्लक्स अगर इस तरीके से जा रहा है तो पास होता चला जाएगा।
लेकिन वहीं पे अगर इस कंडक्टर के अंदर मैं करंट इंट्रोड्यूस करा दूं क्रॉस का, ठीक, तो मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से निकालोगे तो क्रॉस की कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे बन के, ठीक। अब क्या होगा, अब अगर सेम नॉर्थ पोल यहाँ रखता हूँ तो देखो ये फैराडे ने कहा था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये जो फ्लक्स होगा वो इससे पास ना होने की जगह कुछ इस तरीके से अपने आप को पास करेगा ये, ठीक है। और ये जो पास करेगा, अब देखो इसमें क्या हो गया कि उसकी लेंथ बढ़ गई, पहले उसे यहाँ से यहाँ जाने में केवल इतनी सी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही थी, अब इतनी ज्यादा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ गई यानी कि लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से क्या होता है, तुम्हारा जो रिलक्टेंस होता है वो बढ़ जाएगा एस, ठीक। रिलक्टेंस जो होता है यानी कि मैग्नेटिक जैसे रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में, वैसे रिलक्टेंस होता है एस, ठीक। रिलक्टेंस तुम्हारा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक। रिलक्टेंस बढ़ने से क्या होगा, सीधी सी बात है, इसके अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ पोल से निकल रही थी, ये चाहेंगे अपने लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करना, यानी कि छोटा रास्ता छोटा करना, तो उसके लिए क्या करेंगी, वो इस कंडक्टर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, और ये जो फोर्स लगेगा यही सारी ये फोर्स जो होता है ये मोटर को घुमा देता है, क्लियर हो रहा है। तो यानी कि टॉर्क कैसे बनता है वो यहाँ से तुम निकाल सकते हो, और वरना दूसरा फॉर्मूला फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके भी निकाल सकते हो तुम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे टॉर्क कैसे बनता है ये मैंने बता दिया, क्यों बनता है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो पी फाइव जेड आई ए अपॉन में टू पाई ए, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट है तभी उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे की तरफ धक्का दे रही है, तो यानी करंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, क्लियर है। दूसरी चीज फ्लक्स हो गई फाइव, भाई जितना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा ही टॉर्क बनेगा, क्योंकि अगर चार लाइनें हैं, चार लाइन डिस्टर्ब हो रही है तो चार लोग धक्का लगाएंगे, 10 लाइनें डिस्टर्ब होंगी तो 10 लोग धक्का लगाएंगे, तो यानी कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। तो अगर और बाकी देखा जाए इन ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, पैरेलल पाथ ये कांस्टेंट है भाई लैप और वेव के, टू पाई भी एक कांस्टेंट है, पोल्स भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है, तो ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो टॉर्क का अगर फॉर्मूला चेंज करके लिखा जाए तो इक्वल टू के टाइम्स, यानी कि सारे कांस्टेंट को एक में इंक्लूड कर दिया, इनटू पाई इंटू आई ए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, क्लियर हुआ है। और अगर तुम्हारा सेल्फ एक्साइटेड मशीन है, सेल्फ हो या सीरी या सेपरेट हो, जो भी हो, पाई कहाँ से आ रहा है, जो फ्लक्स आ रहा है वो बेसिकली फील्ड करंट से आ रहा है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाता है, टॉर्क इक्वल टू के टाइम्स इंटू आई एफ इंटू आई ए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है ये निकल के, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा आई एफ इंटू आई ए इंटू के, यानी कि ये तुम्हारा कांस्टेंट है, क्लियर हो गया। तो टॉर्क इन मोटर क्लियर हो गया, और ईएमएफ इन जनरेटर मैंने बता दिया, टॉर्क बता दिया मोटर में। आगे चलते हैं, अगर पावर की बात करी जाए, पावर की मशीन में, तो देखो जो पावर होती है पी, वो डीसी मशीन की बात करी जाए तो वोल्टेज इंटू करंट होती है, लेकिन कौन सा वोल्टेज और कौन सा करंट, तो अगर पी बात कर रहा हूँ मैं जनरेटर की, जनरेटर, तो वो हो जाएगा तुम्हारा ईएमएफ जो जनरेट हुआ इंटू आई टर्न आई ए, आर्मेचर करंट की केवल बात की जा रही है, ठीक है। अगर मैं पावर करता हूँ, ठीक है, इसी के आगे अगर पावर मोटर करता हूँ, यानी कि अगर मैकेनिकल, ये हो गया इलेक्ट्रिकल पोर्शन, इलेक्ट्रिकल पोर्शन, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल क्वांटिटीज की, तो पावर एक फॉर्मूला और होता है टी इंटू ओमेगा, ठीक है, ये भी होता है फॉर्मूला, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पावर जो होगी वो टॉर्क इंटू ओमेगा होती है रोटेशनल में, और मैकेनिकली बात की तो एफ इंटू वी होती है लीनियर में, ये होती है लीनियर में, और ये होती है रोटेशनल में, ठीक है, रोटेशनल, ठीक। तो अब देखो ये पावर जो होगी जनरेटर की या मोटर की, वो इक्वल टू ये इस फॉर्मूले से कनेक्ट होगी, क्लियर है यहाँ पे। अगर पावर मोटर की बात की जाए, पावर मोटर की, तो जनरेटेड वोल्टेज उसमें रिप्लेस हो जाएगा बैक वोल्टेज से, बैक ईएमएफ से, आई ए फिक्स ही रहेगा, और ये हो जाएगा टी इंटू ओमेगा, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये तरीका हो गया। ओमेगा का फॉर्मूला बात करिए तो 2 पाई n/60 होता है, एन होगा आरपीएम, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो पावर निकले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। तो अगर बात की जाए, मैंने पावर सीख ली कैसे होती मशीन के अंदर, डीसी मशीन के अंदर पावर कैसे कैलकुलेट होगी, टॉर्क कैसे होगा एंड ईएमएफ कैसे होगा, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगर मशीन के लॉसेस की बात की जाए, तो मशीन के अंदर जो बेसिकली लॉसेस होते हैं, एक तो हमारे लॉसेस होते हैं विंडेज लॉसेस होते हैं, विंडेज लॉसेस क्या होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। बेसिकली अगर लॉसेस किसी भी मशीन की बात की जाए तो वो दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, एक होते हैं वेरिएबल लॉसेस और एक होते हैं कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है। वेरिएबल लॉसेस क्या हुए, ऐसे लॉसेस जो लोड के हिसाब से वेरी करते हैं, लोड के अकॉर्डिंग, लोड वेरी करने पे अगर ये लॉसेस वेरी कर जाएं तो वेरिएबल हो गए। कांस्टेंट लॉसेस कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं विद रेस्पेक्ट टू लोड आई एल, यानी कि लोड तुम अगर वेरी करोगे तो उस इन लॉसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे लॉसेस जो कि लोड वेरी करने पे वेरी कर जाएं, ठीक है, यानी कि तुमने अगर मान लेते 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो अलग लॉसेस होंगे, तुमने 20 ओम का लगाया तो डिफरेंट लॉसेस आएंगे, तो ऐसे लॉसेस जो होते हैं ये होते हैं
वेरिएबल लॉसेस। क्लियर हो रहा है? तो अगर बात की जाए वेरिएबल लॉसेस की, सबसे सिंपल सा आंसर है आई स्क्वायर आर यानी कॉपर लॉसेस, आई ए, ठीक है? यानी कि जितना भी लॉसेस होते हैं जो रेजिस्टेंस के कारण होंगे आर्मेचर रेजिस्टेंस में, ठीक है? आइए वो आइए क्यों वेरी कर जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ज़्यादा करंट जब तुम मशीन से मांगोगे लोड ज़्यादा लगाने पे, तो आइए बढ़ जाएगा, आइए बढ़ने पे रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, ये तुम्हारे वेरिएबल लॉसेस में आ जाएंगे। फिक्स लॉसेस की बात की जाए तो फिक्स लॉसेस में अगर शंट मशीन है या तुम्हारी सेपरेटली एक्साइटेड है तो वहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का जो लॉस हो गया आई एफ इंटू वी है, ये तुम्हारा फिक्स लॉसेस होते हैं। क्योंकि क्या है कि फील्ड वाइंडिंग में जितनी करंट देनी है उतनी ही दोगे, तुम लोड कितना ही बढ़ा लो, उससे फील्ड वाइंडिंग के जो फ्लक्स जो करंट आई है उस पर चेंज नहीं पड़ेगा शंट में अगर है। हाँ, अगर सीरीज मोटर है सीरीज, तो सीरीज के केस में क्या होता है, वेरिएबल लॉसेस में फील्ड वाइंडिंग के लॉसेस भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आई ए जो होता है वो इक्वल टू आई एफ होता है सीरीज में। तो सीरीज मशीन की बात करोगे तो तुम्हारे जो फील्ड वाइंडिंग का जो लॉसेस है वो काउंट हो जाएंगे वेरिएबल में। अगर तुम बात करते हो शंट मोटर मशीन की, तो उसके अंदर ये चीज फिक्स रहती है, उसमें चेंज नहीं होगी, ठीक। एक ऐसी लॉसेस है विंडेज लॉसेस, विंडेज लॉसेस होते हैं इसके अंदर कांस्टेंट विंडेज लॉसेस, ये आ जाते हैं कांस्टेंट लॉसेस में। विंडेज लॉसेस क्या होता है कि अगर तुम्हारी मोटर रन कर रही है, ठीक है, मोटर रन कर रही है, तो जब वो एयर इस तरीके से मूव करती है तो एयर जो होती है वो उसके मोशन को अपोज करेगी, और उस तरह से जो लॉसेस क्रिएट होंगे यानी कि जो पावर कंज्यूम होगी उस लॉसेस में, वो जाते हैं तुम्हारे विंडेज लॉसेस, ठीक। तो ये तीन चार दो तरीके के लॉसेस होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करी जाए किसी भी डीसी मशीन में, तो वोल्टेज कहाँ का ड्रॉप होता है, तो पहला वोल्टेज जो ड्रॉप होता है जो होता ही होता है वो है आपका आई ए इंटू आर ए, यानी कि आर्मेचर में, ठीक है। आर्मेचर के जो वोल्टेज होगा आर्मेचर के रेजिस्टेंस में, यानी कि जो कंडक्टर तुम ले रहे हो आर्मेचर कंडक्टर्स में, आर्मेचर कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर, क्योंकि देखो जो भी मशीन जनरेट कर रही है वो कहाँ जनरेट कर रही है, रोटर के अंदर। रोटर में क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग के आर्मेचर कंडक्टर है, तो आर्मेचर कंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई ए आर ए, वो तुम्हारा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो होता ही होता है। सेकंड केस अगर बात की जाए, दूसरा जो जो लॉसेज होते हैं वो होते हैं आर्मेचर रिएक्शन के। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, जब भी आप आर्मेचर में करंट फ्लो कराते हो तो इससे क्या होता है, फील्ड फ्लक्स खराब हो जाता है। अभी आने वाले समय में इसको डिस्कस करूंगा। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर करंट जब भी आप फ्लो कराओगे तो उससे क्या होता है, फील्ड फ्लक्स खराब हो जाता है। फील्ड फ्लक्स खराब होने से जो दो तरीके के इफेक्ट आते हैं फ्लक्स के ऊपर, एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन फ्लक्स, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, और एक होता है क्रॉस, ठीक। तो जो डीमैग्नेटाइजेशन वाला इफेक्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो ना रिड्यूस हो जाता है, नाम भी है डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, डीमैग्नेटाइज हो गई। तो डीमैग्नेटाइजेशन से फ्लक्स कम हो गया। और मैं जानता हूँ ईएमएफ ई जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फाई के, अगर फ्लक्स कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके के जो ड्रॉपेज होता है इसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो ये दो वोल्टेज ड्रॉप जो होते हैं इनकी वजह से जो तुम्हारा आइडियल नेचर होना चाहिए वो नहीं फॉलो कर पाता है। इसको अभी मैं बताऊंगा आपको, जब मैं कर्व बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, परफॉर्मेंस कर्व जो होते हैं मशीन के, जब मैं उसमें डिस्कस करूंगा तो वहां पे इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। एफिशिएंसी की अगर बात कर ली जाए तो बेसिकली अगर कोई भी मशीन है और उसकी अगर एफिशिएंसी की तुम बात करते हो, तो एफिशिएंसी क्या होती है एक्चुअल में, हम लोग जितनी भी पावर दे रहे हैं और जितनी पावर मुझे आउटपुट में मिल रही है, ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ठीक। तो ये चीज क्लियर होगी, एफिशिएंसी सब लोग जानते हैं। 2 मिनट का वेट लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था एफिशिएंसी की। अब देखो अगर मेरे पास डीसी मशीन है, ठीक है, तो मैं उसमें कुछ इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, और मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, कुछ मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो जा रहे हैं लॉसेस, ठीक। तो लॉसेस मैंने बता दिए, एक होता है कॉपर लॉसेस यानी कि वेरिएबल लॉसेस, ठीक है, एक होंगे कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है, इस तरीके के लॉसेस हो गए। अब इनके होने के बाद मुझे आउटपुट मिलेगा। तो अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो मैंने क्या करा, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है दुनिया की हर मशीन का फॉर्मूला। तो आउटपुट तो जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन अगर इनपुट की बात करी जाए तो उसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इनपुट को मैं आउटपुट प्लस लॉसेस, यानी कि जो भी पावर तुम दे रहे हो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, ठीक, आउटपुट प्लस लॉसेस। इस तरीके से मैंने बना लिया। अब अगर बात की जाए और हाँ, मशीन की, तो आउटपुट मुझे मिल रहा है जनरेटर की, अगर बात कर लिया एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, तो किसी भी जनरेटर में जो आउटपुट मिलेगा वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट, ठीक। आई टी वी टी, ठीक है, ये टर्म मतलब अगर जनरेटर है तो मुझे बाहर क्या दे रहा है, बाहर मुझे वी टी दे रहा है और करंट दे रहा है आई टी, तो वी टी इंटू आई टी हो गया। अच्छा, इनपुट की बात कर ली जाए, इनपुट की, तो इनपुट क्या दे रहे हो तुम, तो इनपुट आप जो जनरेट कर रहे हो यानी कि ई जी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, ई जी इंटू, सॉरी,
अगर इनपुट की बात करिए तो उसको मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूँ, आउटपुट कितना था VT इंटू आई टी, ठीक है, प्लस लॉसेज। तो लॉसेज देखो क्या होगा, एक तो आर्मेचर में लॉसेज हो रहे हैं आई स्क्वायर आर ए, कॉपर लॉसेज बताया था, ठीक है, प्लस फील्ड वाइंडिंग में लॉसेज हो रहे हैं यानी कि V इंटू आई एफ, ठीक है, प्लस आपका एक क्या हो रहा है विंडेज लॉसेज, सी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं शंट मशीन है और ये मेरे पास आर्मेचर है, EG हो गया, और ये मुझे मिल रहा है VT और IT, ठीक है। तो देखो VT IT आउटपुट मिल रहा है, ये मैंने बना दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है आई आर ए है, तो आई आर ए का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर आर ए, ये हो गया तुम्हारा, एक लॉस यहाँ हो रहा होगा। यहाँ कौन से लॉसेज हो रहे होंगे, तो ये जो लॉसेज हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो लॉसेज हो रहे हैं, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा VT, और करंट कितना इसमें फ्लो कर रहा है, IF करंट फ्लो कर रहा है, तो देखो VT इंटू आई एफ, ठीक, VT इंटू आई एफ, क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया जनरेटर के लॉसेज, इस फॉर्मूले से आप यूज करके जनरेटर के लॉसेज निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर लीजिए एफिशिएंसी ऑफ मोटर की, तो देखो मोटर में हमारा आउटपुट क्या होता है, मोटर में आउटपुट, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफर कर जाता है, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है मोटर की अगर बात की जाए तो वो हो जाता है तुम्हारा इनपुट, अगर यही सेम चीज रिवर्स कर दो यानी कि मोटर ले लो, मोटर, तो मोटर में तुम क्या करोगे, मोटर में तुम इनपुट दोगे, और वो किस में टूटेगा, वो तुम्हारा कुछ आउटपुट मिलेगा और कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है। तो यही जो तुमने आउटपुट लिखा था यहाँ पे, यानी कि आउटपुट जो होगा वो, उसको मैं लिख सकता हूँ इनपुट माइनस लॉसेस, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई इनपुट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये फॉर्मूले में चेंज क्यों आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो मैकेनिकल होता है, ठीक है। मोटर का आउटपुट क्या होता है, मैकेनिकल होता है, और मैकेनिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल वाले तो मेजर करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि देखो इस सारे फॉर्मूले में हमने क्या करा है, वोल्टेज और करंट के टर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो तुम इनपुट जो दे रहे हो, जितना भी इनपुट दे रहे हो, तो वो क्या है, इनपुट तुम्हारा इलेक्ट्रिकल है मोटर केस में, मोटर की अगर बात की जाए तो इनपुट आपका है इलेक्ट्रिकल और आउटपुट होता है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल तो हमारी फील्ड के बाहर का चला गया, यानी कि हम मैकेनिकल यूज नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, सारा का सारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल में लिखना है, इसीलिए हम लोग मोटर के अंदर इनपुट और इनपुट यूज करते हैं। इसी तरीके से देखो जनरेटर में देख लो, जनरेटर में खास बात देखने वाली क्या थी, इनपुट को हटा दिया मैंने आउटपुट प्लस लॉसेज में, क्यों, क्योंकि अगर जनरेटर की बात करते हो तो जनरेटर में इनपुट है तुम्हारा मैकेनिकल और आउटपुट है इलेक्ट्रिकल। क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग सारा का सारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में यानी कि V और I के टर्म्स में यूज करेंगे। तो देखो इसलिए जनरेटर जब बात कर रहा था जनरेटर, तो जनरेटर में मैंने आउटपुट आउटपुट प्लस लॉसेस लिखा, मोटर जब यूज करूंगा तो इनपुट इनपुट और लॉसेस में लिखूंगा, क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन पढ़ोगे यानी कि मैकेनिकल ब्रांच में जाके मशीन पढ़ोगे, तो उसकी जब एफिशिएंसी निकालोगे तो वहाँ फॉर्मूले रिवर्स हो जाएंगे, वहाँ पे आप आउटपुट यानी कि मैकेनिकल पूरा फॉर्मूला जो है मैकेनिकल टर्म्स में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने फॉर्मूला पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल टर्म्स यानी कि वही साइड पकड़ूंगा मशीन की जिसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आ रही होंगी, दूसरी साइड जो होगी उसे रिप्लेस कर दूंगा माइनस प्लस करके, क्लियर हो गया। तो ये हो गया इनपुट माइनस लॉसेस। अब इनपुट की अगर बात कर ली जाए मशीन के अंदर, तो मोटर के अंदर इनपुट क्या दे रहे होगे, तो मोटर की अगर बात की इनपुट, तो इनपुट आपके पास है, आप क्या दे रहे हो, VT और IT दे रहे हो, वही सीधी सी बात है। मोटर को तुम 220 का वोल्टेज दोगे और एक करंट फ्लो कराओगे, ठीक है। लॉसेस की बात कर ली जाए, माइनस के लॉसेस, तो लॉसेस सिंपली जैसे वहां थे आई स्क्वायर आ रहे होंगे लॉसेस, ठीक है, माइनस फील्ड वाइंडिंग में लॉसेस होंगे VT इंटू आई एफ, ठीक है, और माइनस कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है, डिवाइड बाई, अगर बात करी जाए इनपुट की, तो इनपुट क्या दे रहा हो, VT इंटू आई टी, क्लियर हो रहा है, ये यहाँ से आया हुआ है, थोड़ी जगह कम पड़ गई, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, यानी कि VT इंटू आई टी माइनस का आई स्क्वायर आ रहे, ये सिंपल सी चीज है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे बता दिया मशीन में वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होते हैं, लॉसेस क्या क्या होते हैं मशीन के अंदर, ठीक है, और पावर इन मशीन, ये सारी चीजें बताई। लास्टली मैंने एफिशिएंसी बता दी, एफिशिएंसी में आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, सिंपल फॉर्मूला। लेकिन जनरेटर लोगे तो सारी चीजें आउटपुट में लोगे, मोटर लोगे तो सारी चीजें इनपुट में लोगे। रीजन सिंपल सिंपल सा है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, वही साइड पकड़ोगे मशीन की जहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आ रही होंगी। आगे चलते हैं, कर्व की बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर के। तो देखो डीसी जनरेशन या डीसी जो जनरेटर की बात करें तो बेसिकली इसको 3 कर्व्स में बांटा गया। एक होता है ओपन सर्किट कर्व, ठीक है, एक होता है इंटरनल कर्व और एक होता है एक्सटर्नल कर्व। कई बुक्स में अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन ब्रॉडली जो है ये 3 ही कर्व होते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट कर्व को हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटाइजेशन कर्व, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए इंटरनल कर्व की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कर्व भी कहते हैं, टोटल टोटल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और एक्सटर्नल जो है इसको हम लोग लोड कर्व कहते हैं, लोड कर्व, ठीक है, क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल डील करता है, लोड को डील करता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सटर्नल यानी कि लोड कर्व कहते हैं। अगर बात करी जाए डीसी जनरेटर के कर्व को अगर एक्सप्लेन करूं मैं, ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। अगर मैग्नेटाइजेशन कर्व की बात की जाए तो ये लगभग सारी मशीन का सेम होता है,
कभी भी तुम मशीन को स्टार्ट करोगे तो यानी कि ये कर्व जो होता है बेसिकली ये ड्रॉ करा जाता है आई आई एफ के बीच में, ठीक है, यानी कितना फ्लक्स सेटअप करोगे, सॉरी आई एफ के बीच में और फाई के बीच में, ईजी कह रहे हैं, ईजी यानी कितना जनरेटेड वोल्टेज कितना जनरेट होगा और कितना तुम फील्ड करंट दे रहे हो। अगर इसकी बात करी जाए तो ये बनाया जाता है तुम्हारा आई ए आर्मेचर करंट और ईजी के बीच में, ठीक है, और लोड कर्व जो होता है ये बनाया जाता है तुम्हारा आई टी यानी कि टर्मिनल करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कर्व होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये वाला कर्व। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो या तो ये कर्व पूछा जाएगा या ये कर्व पूछा जाएगा, ये कर्व नहीं पूछा जाता बहुत रेयरली, ठीक है। तो ये टोटल करेक्टरिस्टिक कर्व होता है एंड देन दिस इज द लोड कर्व। क्लियर हो रहा होगा ये चीज। अच्छा सिंपल सी बात करी जाए अगर इस तरीके की ईजी की, ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन कर्व की, इन तीनों कर्व को हम लोग एक एक करके बना के देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक। ओके, ठीक, इसको समझ लेते हैं। अगर सबसे पहले बात करिए मैग्नेटाइजेशन कर्व की, मैग्नेटाइजेशन कर्व, तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग लेके कर, यानी कि फील्ड करंट को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जनरेशन वोल्टेज पे क्या असर पड़ा। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जाता है, शुरुआत में लीनियर होगा, देन यहाँ पे जाके सेचुरेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सेचुरेट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आती है कि ये जीरो से शुरू नहीं होता है, यानी कि जिस समय फील्ड करंट जीरो है उस समय भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद रहता है। इसको मैं कहता हूँ रेसिडुअल वोल्टेज, रेसिडुअल वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज कहाँ से आता है, यानी कि अगर आप कोई मशीन मार्केट से खरीद के लाए हो, तुमने उसकी फील्ड वाइंडिंग एक्साइट पहली बार एक बार भी नहीं की है, अभी तुम शुरू करने जा रहे हो, लेकिन तब भी जैसे ही तुम उसके रोटर को, रोटरी कंडक्टर को एक बार घुमाओगे ना, यहाँ पे नॉर्थ है या ना साउथ है, तुम एक बार जब उसे घुमाओगे तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा वोल्टेज शो होने लगेगा। तो ये इसे रेसिडुअल वोल्टेज नाम दिया जाता है। ये कहाँ से आया, तो एक्चुअल में ये माना जाता है कि कभी भी इसमें जब ये जनरेटर बनाया गया होगा, इसकी टेस्टिंग की होगी, टेस्टिंग के बाद इसमें क्या होगा, हल्का सा नॉर्थ, छोटा सा स्मॉल नॉर्थ और स्मॉल साउथ आ गए होंगे। तो ये जो नॉर्थ साउथ स्मॉल और नॉर्थ स्मॉल साउथ आए हैं, फील्ड करंट जीरो होने पर भी इनके अंदर थोड़ा सा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और ये नॉर्थ साउथ कैसे आए हैं, नॉर्थ साउथ इसलिए आए क्योंकि एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। आपने अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कर्व पढ़ा होगा तो जो छोटी थोड़ा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रह जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को जीरो करने पर भी, उसी को हम लोग रेसिडुअल फील्ड कहते हैं। तो वो जो रेसिडुअल फील्ड है उसकी वजह से पहले से ही थोड़ा फ्लक्स मौजूद होगा, और जब तुम कंडक्टर को पहली बार चलाओगे तो वहां पे फ्लक्स कटिंग एक्शन से, यानी कि जीरो आई एफ इक्वल टू जीरो के केस में भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें मिलेगी और स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस होगा। इसीलिए इसका नाम दिया जाता है रेसिडुअल वोल्टेज। यहाँ से बिल्डअप होता है, यहाँ तक सीधे जाएगा, एक पॉइंट आता है नी पॉइंट, इसके बाद जाके ये कर्व क्या होगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेट। और सेचुरेट क्यों होता है, क्योंकि अगेन बी एच कर्व जानते होगे, बी एच कर्व, तो आप मैग्नेटिक फील्ड अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी और एक पॉइंट पे जाके कर्व सेचुरेट होगा, देन रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो ये जो सेचुरेशन है वही सेचुरेशन यहाँ पे आता है, यानी कि ये क्या करता है, प्रैक्टिकल मैग्नेट को शो करता है। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा इस पूरे केसेस में अगर स्पीड है, अगर एन हमने कांस्टेंट रखी तो ये कर्व होगा। अगर यहीं पे मैं एन को इंक्रीज करना शुरू करूंगा तो एन इंक्रीज करोगे तो ये कर्व और ऊपर चला जाएगा, स्टार्ट लेकिन यहीं से होगा। यानी कि अगर स्पीड बढ़ाओगे n1 है, ये n2 है, और स्पीड बढ़ाओगे तो और ऊपर जाएगा ये, ठीक है, n3। क्यों, क्योंकि e जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है n के, उससे ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो n1 से बड़ा होगा n2, n2 से बड़ा होगा n3। क्लियर। और अगर इसकी बात कर ली जाए तो E1 से बड़ा होगा E2 और E2 से बड़ा होगा E3, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटाइजेशन कर्व, यानी कि ओपन सर्किट कर्व। ओपन सर्किट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी हमने लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसीलिए इसको नो लोड कर्व या फिर ओपन सर्किट कर्व भी कहते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व जो था हमारे पास, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन कर्व। इंटरनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एक्सटर्नल की बात की जाए, इसी में इंटरनल भी बता दूंगा। तो उसके अंदर जो कर्व बनता है वो बेसिकली ये तुम्हारा वीटी है, ठीक है, ये आपका होता है, सॉरी ये आईटी होता है टर्मिनल करंट, और ये होता है वीटी। ठीक, तो जैसे जैसे अगर बात की जाए ओपन सर्किट की, ठीक, ओसीसी, ओसीसी में हमें वोल्टेज ईजी मिलेगा और वो पूरा मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम करंट लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, करंट जब आप स्टार्ट करोगे लोड करना तो ये कर्व क्या होगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड का, सेपरेटली मशीन का। और ये जो बेंट होगा ये किसकी वजह से यहाँ तक नीचे पहुंच जाता है, ये हो गया वीटी, यानी कि वीटी तुम्हारा ईजी से डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे होंगे लॉसेस, आई स्क्वायर आर लॉसेस, ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेस प्लस तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन जो मैंने बताए थे। आर्मेचर रिएक्शन लॉसेस याद करो, लॉसेस में हमने देखा था, तो एक होते हैं आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है मैंने बताया था पुराने लेक्चर्स में, उसके अंदर एक मैंने दो तरीके के वोल्टेज ड्रॉप बताए थे, एक था आई स्क्वायर आर ए
सॉरी आई आर, सॉरी आई आर है, स्क्वायर नहीं आएगा, पावर लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई आर है। और एक मैंने वोल्टेज ड्रॉप बताया था आपको आर्मेचर रिएक्शन का। तो जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी वजह से जो वीटी होगा वो डाउन होता चला जाएगा। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ शंट मशीन की, शंट की, तो उसका कर्व थोड़ा सा और डाउन आएगा। उसमें क्या होगा, ये देखो सेपरेटली जब तुम मशीन की बात करते हो सेपरेटली की, तो उसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन लॉसेस नहीं होते हैं सेपरेटली में। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग, वो तुम्हारी अलग से यानी कि डीसी मशीन से दे रहे होते हो। तो फील्ड फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता आर्मेचर के फ्लक्स पे क्या है। लेकिन जब तुम बात करते हो शंट की या फिर सीरीज की, इन तरीके में यानी कि सेल्फ एक्साइटेड मशीन की बात करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन भी पिक्चर में आ जाता है। तो ये इसीलिए ये जो तुम्हारी शंट मशीन का कर्व है वो और ज्यादा डाउन हो जाएगा ओसीसी से। ठीक, तो अगर सेपरेट की बात की जाए तो वहां पे तुम्हारे आई ए आर लॉसेज होंगे, आई ए आर ए। और अगर इसकी बात करोगे शंट की, तो वहां पे तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन लॉसेज भी पिक्चर में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये और ज्यादा डाउन हो जाएगा। सीरीज की बात की जाए, सीरीज मशीन जो होती है, क्योंकि उसमें फील्ड वाइंडिंग, ठीक, और तुम्हारी आर्मेचर वाइंडिंग वो सीरीज में कनेक्टेड होती है, तो उसका कर्व कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक, एक सर्टेन, सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक मिनट वेट। तो अगर सीरीज मशीन की बात की जाए, सीरीज मशीन के कर्व की जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक, तो दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने देखा कि अगर दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारे पास सिंपल सा ये टर्मिनल करंट है और ये वीटी है और ये मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज है ओसीसी। ठीक है, तो ओसीसी अगर ये है, सेपरेटली बात करूँ तो ये आएगी सेपरेटली। सेपरेटली में यहाँ केवल क्या लॉसेज होंगे, आई आर ए लॉसेज होंगे। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ शंट की, तो शंट कुछ और नीचे जाएगा। ये कौन से लॉसेज हैं, ये हैं तुम्हारे आर्मेचर, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन का वोल्टेज ड्रॉप, आई आर ए कारण वोल्टेज ड्रॉप। सेपरेटली में केवल आई आर ए होगा, आर्मेचर में दोनों होंगे तो इसलिए ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सीरीज की बात करें तो सीरीज मोटर का कुछ इस तरीके से कर्व जाएगा, देन वो डाउन होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो सीरीज के अंदर क्या होता है, सीरीज में आई एफ और आई टी और आईए, ये सारे के सारे एक ही होते हैं। तो जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे आईएफ बढ़ेगा। आईएफ बढ़ने से क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। ये सारा का सारा राइज अप होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा। ये जो पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं फुल लोड करंट। और उसके आगे अगर तुम बढ़ोगे तो यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, ये डाउन क्यों हो गया, तो अगेन क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन का जो वोल्टेज ड्रॉप था और आई आर ए का जो वोल्टेज ड्रॉप था वो अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है यानी कि वी ड्रॉप ग्रेटर हो जाएगा वी जनरेटेड, यानी कि जो तुम जनरेट कर रहे थे, यहाँ तक तुमने जनरेट करा, अब सीधी नहीं जाएगी बल्कि डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अगर आगे बढ़ोगे तो जो ड्रॉप वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जनरेटेड वोल्टेज। तो इसलिए सीरीज़ कर्व जो होगा वो इस तरीके से बेंड कर जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कर्व्स ऑफ डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर में एक ही कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि होता है आपके स्पीड टॉर्क कर्व कहलाता है। यहाँ पे बना हुआ है स्पीड टॉर्क कर्व। ठीक, स्पीड टॉर्क कर्व की अगर बात कर ली जाए तो देखो, एक होती ये तुम्हारा है, अगर ये बात करी जाए तो ये आइडियल केस ले लेते हैं आइडियली, लेकिन ये होता नहीं है। शंट मोटर में इस तरीके से स्पीड टॉर्क कर्व जो डाउन होगा, अगेन यहाँ पे लॉसेज होंगे, सेम जैसे मैंने बताया था। फ्लक्स जो होगा इसके अंदर रिड्यूस होगा आर्मेचर रिएक्शन से। ये क्या है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स, वो चेंज होगा। जो तुम्हारी क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव में अगेन क्यूमुलेटिव क्या होती है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन, इसके अंदर क्या होता है, फाई जो सीरीज होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग प्लस जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, दोनों की दोनों का फ्लक्स जो होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, यानी कि एक साथ जुड़ा हुआ होता है। डिफरेंशियल में क्या होता है, डिफरेंशियल में फाई सीरीज जो होता है वो माइनस कर लेते हैं फाई शंट से, यानी कि एक दूसरे के अपोज में होता है। क्लियर हो रहा है? और देन ये सीरीज वाइंडिंग मोटर है। सीरीज में जैसे जैसे तुम स्पीड को डाउन करोगे वैसे वैसे टॉर्क तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ये डीसी सीरीज मोटर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये इन्फानाइट की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी कि जब तुम किसी मोटर को स्टार्ट करोगे, अगर आपने मोटर को स्टार्ट करा यानी कि ओमेगा इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग में, कभी भी डीसी सीरीज मोटर को जब तुम स्टार्ट करोगे तो टॉर्क इक्वल टू जीरो पे नहीं स्टार्ट करोगे, क्योंकि टी अगर जीरो ले लोगे तो ऐसे में इन्फिनिटी की तरफ तुम अप्रोच कर जाओगे, स्पीड तुम्हारी क्या होगी, इन्फिनिटी। अगर टॉर्क तुम्हारा टी इक्वल टू जीरो ले लेते हो तो जो स्पीड होगी वो कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कहा जाता है कि कभी भी डीसी सीरीज मोटर को कभी भी आप नो लोड पे स्टार्ट नहीं करोगे, नो लोड स्टार्ट नहीं हो सकती डीसी सीरीज, क्योंकि अगर तुम नो लोड पे स्टार्ट करोगे यानी टॉर्क इक्वल टू जीरो, तो देखो स्पीड कहाँ जा रही है, स्पीड तुम्हारी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगी। ठीक, तो ये कर्व जो था स्पीड टॉर्क का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको याद रखें। ठीक, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है इस कर्व को बनाने के लिए वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग समरी में डील कर रहे हैं बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फॉर्मूले की बात कर लें तो ओमेगा जो होता है वो इक्वल टू, मैंने बताया था ई इक्वल टू कितना होता है, के इंटू एन इंटू फाइव होता है। ठीक है, एन जो होता है
ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60 होता है, यानी कहीं करीब करीब सेम वहां से आया हुआ है। तो अगर E इक्वल टू कह सकता हूँ मैं बड़ा कांस्टेंट इंटू एन इंटू फाइव, सॉरी ओमेगा इंटू फाइव, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू ई जो जनरेट हो रहा है डिवाइड बाई फाइव आ गया। अगर मोटर की बात करोगे ई जनरेटर हो गया, ई मोटर की बात करोगे ई बैक ईएमएफ डिवाइड बाई फाइव, यानी कि फ्लक्स। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला एक यूज होता है इस कर्व को बनाने के लिए। और टॉर्क का फॉर्मूला अगर मैं बता चुका हूँ, टॉर्क वो जो होता है तुम्हारा, उसका फॉर्मूला जो हमने बताया था टी ओमेगा इक्वल टू ई जी इंटू आई ए पावर का। ये दो फॉर्मूले यूज करके तुम सारा का सारा इक्वेशन, ये कर्व जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, यानी कि हम लोग फोर्थ सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है स्टार्टर और डीसी मशीन। तो अगर स्टार्टर्स की बात की जाए डीसी मशीन के, तो स्टार्टर जो है ये बेसिकली तीन तरीके के स्टार्टर्स होते हैं, ठीक है। थ्री टाइप्स के स्टार्टर यूज होते हैं, ठीक। अच्छा, स्टार्टर की जरूरत क्या पड़ी? तो देखो क्या होता है, डीसी मशीन को जब तुम स्टार्ट करते हो, तो अगर करंट की बात की जाए डीसी मशीन के, तो आई इक्वल टू जो मोटर है, अगर मोटर की बात करते हो मोटर, ठीक है। आपने उस पर वोल्टेज लगाया है वी, मान लेते हैं आपने 100 वोल्ट लगाया है, ठीक है। और इसकी आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस वो मान लेते हैं 0.1 ओम है, ठीक, क्योंकि हमने बहुत अच्छा वायर कॉपर यूज किया है, ठीक। और इसके अंदर जब मोटर ये रन करती है बैक फ्लक्स कटिंग एक्शन से, तो जो एक बैक ईएमएफ आ जाता है ईबी, ठीक। तो इसके अंदर जो करंट जो जाएगा वो कैसे जाएगा, सिंपल सी चीज है। अगर ये बैक में इस तरीके की पोलरिटी का आ रहा है, तो जो वी तुमने सप्लाई करा है माइनस का ई जो बैक जनरेट हुआ है डिवाइड बाई आर ए, यानी कि कंडक्टर आर्मेचर की वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब अगर बात करें आई स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्पीड इक्वल टू कितनी होती है, जीरो होती है। अगर स्टार्टिंग की स्पीड जीरो है, तो ई जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एन इंटू फाइव। तो देखो एन क्या है, जीरो हो गई, यानी कि कितना बैक ई में कितना हुआ, जीरो हो गया। यानी कि अगर ये क्या हो गया, ये तुम्हारा जीरो हो गया। अब देखो तुमने वोल्टेज कितना अप्लाई करा था, 100 वोल्ट, ठीक। और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कितना था, मैंने बताया आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.1। तो जरा निकाल के देखो करंट कितना निकल के आएगा, 1000 एम्पेयर। ये एक रफ कैलकुलेशन है, मतलब ये एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ। तो देखो बहुत हैवी करंट फ्लो होगा। अगर इतना हैवी करंट किसी वाइंडिंग में फ्लो कराओगे, तो पूरी पूरी वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। तो इसीलिए स्टार्टर की डीसी मशीन में क्या जरूरत होती है, इस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। देखो स्टार्टर जो होते हैं, चाहे कोई भी मशीन ले लो दुनिया की, सब में स्टार्टर की जरूरत होती है। अगर आप डीसी मशीन की बात कर रहे हो, ठीक, या फिर थ्री फेज इंडक्शन मशीन की, ठीक है। तो इन दोनों केस में जो स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी वो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, यानी कि जो करंट जब मोटर को ऑन करोगे तो इतना हैवी करंट जिससे मोटर जल ना जाए, उससे बचाने के लिए। जबकि अगर बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन की, सिंक्रोनस मशीन या फिर सिंगल फेस इंडक्शन मशीन जो तुम्हारे पंखों में लगी होती है, इनके अंदर भी स्टार्ट की जरूरत पड़ती। इनके अंदर स्टार्ट की जरूरत क्यों पड़ती, इनके अंदर पड़ती है मशीन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि तुमने देखा होगा, अगर पंखे का स्टार्टर, यानी कि अगर उसका कंडेंसर हटा दो तो पंखा चलेगा ही नहीं। तो यानी कि स्टार्टर की जरूरत दुनिया में हर मशीन को है। अगर तुम डीसी और थ्री फेज इंडक्शन ले रहे हो, तो उनमें हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी मोटर के इनपुट करंट को लिमिट करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे तुम सिंक्रोनस और सिंगल फेज इंडक्शन लोगे, तो वहां पे स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी मोटर को स्टार्ट कराने में, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, बात कर ली जाए डीसी मशीन के स्टार्टर की क्यों जरूरत है, ये समझ में आ गया। अब अच्छा, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने इंजीनियर ने स्टार्टर बनाए। तो उनने स्टार्टर जो बनाया उसको तीन कैटेगरी में बांटा। एक 2 पॉइंट स्टार्टर था, 3 पॉइंट स्टार्टर था एंड 4 पॉइंट स्टार्टर था। जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टार्टर होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले 2 पॉइंट स्टार्टर। तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो होते हैं ये बेसिकली यूज करे जाते हैं डीसी सीरीज मशीन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीसी सीरीज मशीन के लिए यूज होते हैं ये 2 पॉइंट स्टार्टर। देखो सीरीज मशीन की अगर बात कर ली जाए, तो एक फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें, फील्ड वाइंडिंग, ऐसी एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। और ये आपका आर्मेचर होता है, देन यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा होता है। क्लियर हो रहा है। तो देखो इसके अंदर ये लाइव वायर आ रहा है, यहाँ पे लाइव वायर, ठीक है। लाइव वायर यानी कि जिस पे तुम डीसी दे रहे हो, जिससे डीसी दे रहे हो। क्लियर हो रहा है। और ये नेगेटिव पॉइंट चल रहा है। अब देखो इनके बीच में हम लोग लगाते हैं अपना 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक। और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं ए कह दूंगा, यानी कि ये तुम्हारा अगेन आर्मेचर का पॉइंट हो गया ए। देन ये वाला जो पॉइंट, जो लाइव वायर का जो पॉइंट है, उसको मैं एल कह देता हूँ, ये तुम्हारा एल हो गया, एल मतलब लाइव वायर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है। अब देखो क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंट स्टार्टर, क्या मतलब 2 पॉइंट, एक एल है और एक ए है। और 2 पॉइंट स्टार्टर से, यानी कि जो स्टार्टर होगा वो 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होगा, इसीलिए से 2 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। क्लियर हो रहा है। अच्छा, स्टार्टर के अंदर क्या होता है, सिंपल सी चीज होती है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के रखते हैं। जैसा कि पंखे के स्विच में होता था, रेगुलेटर जो पंखे का होता था, उसके अंदर यही तो करते थे कि हमारे पास पंखे का जो पुराने समय का रेगुलेटर देखोगे, तो उसमें ऐसी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते थे। जब तुम लाइव वायर को यहाँ कनेक्ट कर दोगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से, तो देखो सारे के सारे जब रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, R1 R2 R3,
तो ऐसे में खूब सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस करा दोगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा। लो वोल्टेज तो लो करंट, और लो करंट तो हमारी डिवाइस डैमेज नहीं होगी। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये जो कनेक्शन होता है, अगर आपने प्लंगर आपने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, तो लाइव वायर जो होगा उन सारे रेजिस्टेंस से जब पास होकर करंट जाएगी, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस, इन सब के अक्रॉस वी 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 वोल्टेज ड्रॉप होगी, और नेट वोल्टेज तुम्हें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई ई, तो जीरो है क्योंकि जब मोटर स्टार्ट ही नहीं हुई, डिवाइड बाई आर है। तो जब वोल्टेज बहुत सारे ड्रॉप करा लोगे, तो यानी कि इसको कम कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आई तुम्हारी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट मैं सिंपल सा यूज करता हूँ स्टार्टर के अंदर। ठीक, तो ये हो गया, यानी कि ये मैं यूज करूँगा कॉन्सेप्ट 2 पॉइंट स्टार्टर में। आगे चलते हैं। 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर क्या साथ था। 3 पॉइंट स्टार्टर बेसिकली ये 3 पॉइंट यूज होता है तुम्हारा शंट मशीन में, शंट मशीन में। शंट मशीन में क्यों यूज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो 3 पॉइंट, तो देखो अगेन बना लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया एक लाइव वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर शंट मशीन बनाओगे तो कैसे बनेगी, तो शंट मशीन में एक ये हो गई आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, ये आर्मेचर में जनरेटेड वोल्टेज आ गया, ठीक है। और एक ये तुम्हारी होती है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। और ये आपका आ गया एक वायर, ठीक। अब देखो इसके अंदर 2 पॉइंट हो गए और 1 पॉइंट ये, तो देखो अब जो स्टार्टर होगा, स्टार्टर वो कितनी चीज़ों को, कितने पॉइंट को कनेक्ट करेगा, तो 1 पॉइंट एल, 1 पॉइंट आर्मेचर और 1 पॉइंट फील्ड, यानी कि अब देखो 3 पॉइंट कनेक्ट करने, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट का क्या मतलब हुआ, 1 पॉइंट इसको कनेक्ट करोगे, 1 पॉइंट ये कनेक्ट करोगे, एंड 1 पॉइंट ये कनेक्ट करोगे, तो 3 पॉइंट स्टार्टर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब क्या होगा, स्टार्टर से जो भी लाइव करंट जाएगी वो स्टार्टर से होते हुए इन दोनों वाइंडिंग्स के अंदर फ्लो करेगी। क्लियर हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे वर्क करेगा। अगर 4 पॉइंट स्टार्टर की बात कर लें, 4 पॉइंट, तो अब क्या हुआ, 3 पॉइंट स्टार्टर में एक कमी थी। कमी क्या थी, अगर पुराना डायग्राम देखते हैं, ठीक, इसके अंदर अगर बात करूँ मैं, हम लोग एक स्पीड कंट्रोल, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड तो एन जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है फाई के, ई इंटू फाइव। यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूला क्या था, ई इक्वल टू एन इंटू फाइव, डाई के एन फाइव। तो ई जो होता है वो के एन फाइव होता है, तो अगर एन को निकालूंगा तो ई बाई फाइव है। यानी कि अगर मैं कभी, अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। एक तरीका ये होता है, इसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड, कहते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, अगर स्पीड को तुम्हें कम करना है, तो इस पर स्पीड को बढ़ाना है अबव रेटेड, तो क्या करो, फ्लक्स को कम कर लो। एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ई बाई फाइव में अगर ई को बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक, तो एक मेथड है फ्लक्स। इसके अंदर क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन बिलो रेटेड रहती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये रहती है बिलो रेटेड, बिलो रेटेड। ठीक है, और जब आप स्पीड फ्लक्स को कम करे करते हो तो ये चली जाती है अबव रेटेड, यानी कि दोनों में स्पीड तो बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है रेटेड का, तो अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम स्पीड दोनों बढ़ रही है, ओमेगा है, तो स्पीड यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ेगी वो बनेगी तुम्हारी, अगर इस स्पीड बढ़ा रहे हो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, तो इसे कहेंगे, ये वाला जो रीजन होगा ये होगा ई को इंक्रीज करने से। यानी कि शुरुआत में अगर तुम्हें किसी मोटर की, डीसी मोटर की स्पीड बढ़ानी है, शंट मोटर की, तो क्या करो, ई में उसका वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ, जैसे नॉर्मल हम लोग फैन में करते हैं। तो एक समय आएगा जब तुम रेटेड, यानी कि तुम्हारा जो 5 पॉइंट दिए होते हैं ना, 1 2 3 4 5 रेगुलेटर में, तो 5वें पॉइंट पे पहुंच के स्पीड तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड मिलने लगेगी, यानी कि जो रेटेड स्पीड है वो मिलने लगेगी। पर अगर मान के चलते हैं मुझे क्या करना है, उस रेटेड स्पीड को भी पार करना है, तो अगर तुम रेटेड स्पीड को भी ज़्यादा पार करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, यानी कि आप क्या करो, फ्लक्स को रिड्यूस करना शुरू कर दो। जैसे ही फ्लक्स को रिड्यूस करना शुरू करोगे तो स्पीड क्या होगी, जितनी मिल रही थी 5 पॉइंट पे, उससे भी ज़्यादा स्पीड मिलने लगेगी। इसीलिए से ये जो होता है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, जो होता है फ्लक्स वीकनिंग मेथड भी कहते हैं इसे। इसमें हम लोग क्या करें, फ्लक्स को कम कर रहे हैं। ठीक, और ऐसे में स्पीड क्या होती है, अबव रेटेड चली जाती है। तो ये स्पीड कंट्रोल मेथड था बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम डीसी शंट मोटर की बात करते हो 3 पॉइंट स्टार्टर की, तो फ्लक्स वीकनिंग में क्या होगा, ये जो फ्लक्स है यहाँ पे, इसको वीक कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी चीज, इसके अंदर एक आई एफ करंट जा रहा है। अगर फ्लक्स वीक करोगे तो आई एफ करंट भी वीक कम करना पड़ेगा, और जैसे ही आई एफ करंट को कम करोगे, तो ऐसे में क्या होता है, ये जो स्टार्टर है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तुम इसको करंट कम करोगे, तो स्टार्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक चीज और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। नॉर्मली जो स्टार्टर्स होते हैं, ओके, अगर स्टार्टर की बात करी जाए तो देखो इस तरीके के रेजिस्टेंस हो गए स्टार्टर में, ये मैंने बता चुका हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लंगर टाइप का होता है जो कनेक्ट करता है, ठीक, और ये जो प्लंगर होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है ये तुम्हारी बेसिकली फील्ड वाइंडिंग से जुड़ी होती है, फील्ड वाइंडिंग से। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, यानी कि अगर तुमने यहाँ पे इसे प्लेस करा है, तो तुम चाहोगे कि जब मशीन ऑपरेट कर रही हो तो ये यहाँ पर ही रहे, और जहाँ पे भी मतलब इससे साथ कनेक्टेड रहे, डिस्कनेक्ट ना हो। ठीक, अब अगर तुम फील्ड वीकनिंग मेथड का इस्तेमाल करोगे, यानी कि फ्लक्स वीकनिंग मेथड का, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है आई है उसे तुम रिड्यूस करोगे।
और जैसी फील्ड वाइंडिंग करंट को रिड्यूस करोगे तो ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेट थी इसके अंदर से पास होने वाला करंट भी रिड्यूस होगा, और ऐसे में चांसेस हैं कि ये जो प्लंगर है ये छूट जाएगा और वापस से इधर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे स्प्रिंग अटैच होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे में स्प्रिंग अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर फील्ड को वीक करने की कोशिश करोगे तो प्लंगर वापस से यहाँ पहुंच जाएगा और ये सारे रेजिस्टेंस जो होंगे वो सीरीज में दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे, तो जो ऑपरेशन चल रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये प्लंगर तुम्हारा वापस से यहाँ ना पहुंचे और इसके साथ कनेक्टेड रहे। इसके लिए जरूरी है कि फील्ड वाइंडिंग और ये जो प्लंगर है, यानी कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके कॉइल सेपरेटेड हो, यानी कि इसकी वाइंडिंग अलग से हो, सेपरेटेड वाइंडिंग हो। तो इस सेपरेटेड वाइंडिंग करने के लिए जन्म हुआ 4 पॉइंट स्टार्टर का। ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर में हमने क्या करा, अगेन सेम लेंगे, ये लाइव वायर ले लिया, ठीक है, और डीसी शंट मोटर बना लेते हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ऐसी एक फील्ड वाइंडिंग हो गई, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और ये तुम्हारी यहाँ जुड़ के ये न्यूट्रल चला गया, यानी नेगेटिव चला गया, ठीक है। डीसी सप्लाई ले लेते हैं इधर, क्लियर है। यहाँ पे हमने स्टार्टर बनाया, स्टार्टर, ठीक। एक टर्मिनल ये हो गया आर्मेचर, एक टर्मिनल ये हो गया फील्ड, एक नया टर्मिनल हो जाता है जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो मैंने बनाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो वाइंडिंग होती है वो कनेक्ट होती है, और वो टर्मिनल तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। वो टर्मिनल का नाम हो जाता है एन। अभी बताऊंगा इनका क्या मतलब। तो देखो अब कितने पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 एंड 4। तो देखो अब 4 पॉइंट, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक। इसका नाम एन जो होता है, ये बेसिकली ये जो कॉइल होती है, वायरिंग होती है, इसको कहते हैं एनवीआर कहते हैं। एनवीआर का मतलब होता है नो वोल्टेज नो वोल्ट रिलीज, यानी कि अगर वोल्टेज डाउन भी करोगे फील्ड वाइंडिंग का, यानी फील्ड वाइंडिंग से पास होने वाला करंट डाउन भी करोगे, तब भी ये जो कॉइल है, यानी कि जो रिले थी, जो इस प्लंगर को अपने पास होल्ड करके रखे रहेगी, वो रिलीज नहीं करेगी। नो वोल्ट रिलीज मतलब रिलीज नहीं करेगी प्लंगर को जब तुम फील्ड वाइंडिंग को रिड्यूस करते हो। यानी कि ये जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, ये आपको फैसिलिटी देता है फील्ड वीकनिंग मेथड की, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल की, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल। तो 4 पॉइंट स्टार्टर अगर आप मशीन में यूज कर रहे हो तो आप फ्लक्स को रिड्यूस करके भी स्पीड बढ़ा सकते हो और ईएमएफ को इंक्रीज करके भी। वहीं पे अगर तुम केवल 3 पॉइंट स्टार्टर यूज कर रहे हो तो 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो, केवल ईएमएफ इंक्रीज करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फ्लक्स को वीक करके स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पॉसिबल फीचर नहीं है। ये आपका 4 पॉइंट स्टार्टर में फैसिलिटी है, ठीक, समझ में आ गया होगा। ओके, तो लगभग मैंने सारी मशीन कवर कर दी, डीसी मशीन, मेजर मेजर कॉन्सेप्ट उठाए हैं समरी की तरह। कुछ कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। आर्मेचर रिएक्शन बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ सा है, इसको हल्के में नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसको मैंने स्टार्टिंग बताया था, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, कि देखो जब भी तुम बात करते हैं, मैंने एक केस बताया था कि नॉर्थ है और यहाँ पे कंडक्टर रखा था, उसमें कोई भी करंट नहीं था तो फ्लक्स सीधे जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर करंट आ जाएगा तो अब फ्लक्स कुछ इस तरीके से जाने लग रहा था। इसी तरह की कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ओवर फील्ड फ्लक्स। इंपॉर्टेंट चीज है, आर्मेचर के फ्लक्स का इफेक्ट किस पे, फील्ड फ्लक्स पे, फील्ड फ्लक्स पे। इस तरीके के जो फ्लक्स का इफेक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको देखने के लिए आप ये समझ सकते हो, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है, और ये हमारे पास रोटर है, एंड यहाँ पे कंडक्टर प्लेस्ड है तरीके से, ठीक। तो नॉर्मली अगर कोई कंडक्टर में इसमें करंट नहीं होगा तो इनका फ्लक्स सीधा सीधा जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही मैं नॉर्थ साउथ वापस से बना देता हूँ और इसके अंदर मान लेते हैं यहाँ क्रॉस आ रहा है, क्रॉस, और यहाँ डॉट आ रहा है, ठीक है, डॉट क्रॉस आ रहे हैं, तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ, फील्ड कुछ इनकी इस तरीके से बनेगी, एंटी सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड होगी मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से। अब क्या होगा, जो फ्लक्स जाएगा, यानी कि जो पहले फ्लक्स सीधा सीधा चला जा रहा था, ठीक है, जो पहले फ्लक्स आपका इजीली चला जा रहा था वो अब सीधा नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा, तो देखो वो फ्लक्स कुछ इस तरीके से पास होगा, ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से साउथ में जाएगा, जो पहले सीधे सीधे चला जा रहा था। तो इस तरीके का जब फ्लक्स जाता है, ये इसको कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ये जो फील्ड फ्लक्स जो डिस्टॉर्ट हुआ, यानी कि जो फील्ड फ्लक्स खराब हो गया, इसको हम लोग कहेंगे आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आर्मेचर रिएक्शन में एक कॉन्सेप्ट और आता है इसी के अंदर, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और उसका असर क्या होता है। तो देखो हुआ क्या, पहला असर इसका होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ये क्या होता है, सिंपल सी चीज है, फ्लक्स पहले ये जा रहा था, अब फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरीके से बेंड कर गई है, तो देखो अब क्या हुआ, इससे फ्लक्स क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो गया। तो ये जो डिस्टॉर्ट हुआ, यानी कि इस तरीके से चेंज हो गया पोलैरिटी, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इससे एक दूसरा इफेक्ट होता है, वो होता है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ये कैसे होता है, तो इसको जरा बहुत ध्यान से समझना डीमैग्नेटाइजेशन को। अगर डीमैग्नेटाइजेशन की बात की जाए,
ठीक, तो अगर डीमैग्नेटाइजेशन कैसे समझ सकते हैं? तो देखो, अगर एक मैग्नेट है जिसके अंदर हम मान के चलते हैं सर्टेन नंबर ऑफ डाइपोल्स हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स फिक्स होते हैं, ठीक? और उसके अंदर फ्लक्स निकल रहा है, यानी कि इसके अंदर इसकी मान लेते हैं, इसकी पूरे की जो लिमिट है वो 5 लाइन्स की है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात की जाए तो इसकी जो लिमिट है वो 2 लाइन की है, ठीक है? यानी कि अगर इतना बड़ा कंडक्टर है, इसके अंदर 5 डाइपोल्स हैं जो अलाइन हो जाएँगे, 5 डाइपोल्स। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर 2 ही डाइपोल्स हैं जो अलाइन हो सकते हैं। एक बार 2 डाइपोल अलाइन हो गए तो सैचुरेशन आ जाएगा, जैसे कि बीएच कर्व में आता है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है? आर्मेचर रिएक्शन से क्या हुआ कि जो फ्लक्स सीधा-सीधा जा रहा था, वो अब क्या हो रहा है? सीधा-सीधा ना जाके कुछ इस तरीके से जाएगा। तो देखो, जब फ्लक्स इस तरीके से जाएगा तो जो 5 लाइनें पूरे मैग्नेट से पास हो रही थी, नॉर्थ से जा रही थी, वो अब पूरे यूनिफ़ॉर्मली ना जाके एक सर्टेन एरिया से पास होंगी। देखो, सारी की सारी लाइनें क्या ऊपर शिफ्ट हो गई, इतने एरिया में, ठीक? तो इस एरिया में शिफ्ट हो गई। अब क्या होगा, जब अब मैंने अभी तुम्हें बताया है कि ऊपर केवल 2 ही लाइन पास हो सकती हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैग्नेट है। तो पाँचों लाइनें जब तुम ऊपर शिफ्ट करोगे तो केवल 2 ही पास होंगी, बची हुई 3 लाइनें क्या हुई? गायब हो गई। तो इससे क्या हुआ? नेट फ्लक्स लाइन्स कितना हुआ? 5 से रिड्यूस होके कितना हो गया? 2 रह गया। तो देखो, फ्लक्स रिड्यूस हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्यों होता है? मैग्नेट के सैचुरेट होने से। जब भी आप आर्मेचर रिएक्शन के कारण फील्ड फ्लक्स को ऊपर शिफ्ट करोगे या नीचे शिफ्ट करोगे एज पे, मैग्नेट कोर के, यानी कि पोल शो के एज पे, तो ऐसे में क्या होगा कि जो डाइपोल्स हैं वो तो लिमिटेड ही हैं। तो भाई 2 डाइपोल्स या सर्टेन नंबर ऑफ डाइपोल्स जो थे वो अब अलाइन हो गए। अब जो बचा हुआ फ्लक्स क्या होगा? सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि एक लिमिट के बाद जाके फील्ड लाइन सैचुरेट हो जाएँगी। और सैचुरेशन से क्या होता है कि नंबर ऑफ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो 5 नेट जा था, वो क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाता है। और इसके रिडक्शन को हम लोग कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। इसी रिडक्शन से क्या होता है? ईएमएफ जो होता है वो रिड्यूस होता है। याद है, मैंने आपको बताया था अभी पीछे सेक्शन बताया था वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप हम लोग जब कर्व देख रहे थे तो वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा था, उसका एक बड़ी वजह थी आर्मेचर रिएक्शन, लिखा था मैंने। तो आर्मेचर रिएक्शन में बेसिकली ये जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हुआ है, इसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे? अच्छा, अगर बात करी जाए आपके इसके आर्मेचर रिएक्शन के सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन सिंपल सा है। इसको सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए। ओके, अगर सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं, तो वेट, सॉल्यूशन की अगर बात कर लें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? एक सॉल्यूशन है कंपनसेशन वाइंडिंग, ठीक, कंपनसेशन वाइंडिंग। और दूसरा है इंटरपोल्स। इंटरपोल्स, ठीक है। इंटरपोल बेसिकली यूज करा जाता है, इंटरपोल की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक। अगर इंटरपोल की बात करिए तो इसे बेसिकली कम्यूटेशन के लिए यूज़ करा जाता है, कम्यूटेशन के लिए आगे बताऊँगा मैं अभी। कम्यूटेशन की जो प्रॉब्लम आती है उनको स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए कंपनसेशन वाइंडिंग जो होती है वो पूरी की पूरी जो है आपकी वो आर्मेचर रिएक्शन के लिए रोल करते यूज़ करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, दिक्कत क्या थी, उसको सॉल्व करते हैं। वही हमने कहा कि ये नॉर्थ था, ये साउथ था, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हुआ, फील्ड फ्लक्स जो था वो कुछ इस तरीके से जाने लगा, ठीक है? ये डिस्टर्ब हो गई नेट फील्ड, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरपोल से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी, कंपनसेशन वाइंडिंग से क्या करेंगे, हम लोग एक जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना हम लोग सेम फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर दें। यानी कि सेम जो जैसा फ्लक्स डिस्टर्ब हुआ है उसी का अगर हम लोग एक रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि जैसे ये गया, अगर हम लोग एक फ्लक्स इस तरीके से बना दें, ये, ठीक है? ये फ्लक्स जनरेट कर दें सेम क्वांटिटी का, तो क्या होगा? देखो, एक डायरेक्शन ये, दूसरी डायरेक्शन ये, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? रिजल्टेंट सेंटर पे निकल के आएगा। तो उसी तरीके से कंपनसेशन वाइंडिंग जो होती है पोल शो पे की जाती है, यहाँ पे पोल शो पे हम लोग कंपनसेशन वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, सीरीज में कनेक्टेड होती है आर्मेचर के, यानी कि जो आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे की गई होगी, आर्मेचर वाइंडिंग उसके साथ ही सीरीज में कनेक्टेड होगी। और इसके अंदर जस्ट रिवर्स फील्ड बनाई जाती है, यानी कि जैसी फील्ड पोल शो बना रहे हैं उसके जस्ट रिवर्स फील्ड जो होती है वो आपकी ये बनाती है, यानी कि जो तुम्हारा ये पोल्स हैं नॉर्थ साउथ के पोल शो में, तो इसके जस्ट रिवर्स फील्ड बनाती है। तो अगर मान लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन के कारण फील्ड इस तरीके से बनी है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये इस तरीके से फील्ड बनाएंगे, तो नेट इफेक्ट सीधा हो गया, यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हमने खत्म कर लिया, और क्रॉस भी। अगर उल्टा हो रहा है, यानी कि अगर फील्ड इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो रही है, तो ये क्या करेंगे, कंपनसेशन वाइंडिंग आपकी रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड बनाएगी और अगेन नेट फ्लक्स सीधा हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये जो था कंपनसेशन वाइंडिंग जो थी, ये यूज करी जाती है आपकी आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए, पोल शो पे की जाएगी, सीरीज में कनेक्टेड होती है। और इनका मेन पर्पस क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में आर्मेचर इफेक्ट प्रोड्यूस करना, यानी फील्ड फ्लक्स को जिस डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट हो रहा है उसके जस्ट सेम पैटर्न का रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड फ्लक्स बनाना। वापस से आते हैं, आर्मेचर रिएक्शन समझ में आ गया हो, कंपनसेशन वाइंडिंग यूज करते हैं। इंटरपोल कहाँ यूज करेंगे और कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है आर्मेचर रिएक्शन पे, इसको आगे देखते हैं। तो कम्यूटेशन प्रोसेस समझ लेते हैं। कम्यूटेशन प्रोसेस समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सा अगर जो लॉजिक की बात करूं,
अगर मैं बात करता हूँ डीसी मशीन की, डीसी मशीन में अगर ये मेरे पास मान लेते हैं नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है और ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और मैंने ब्रश अपने यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे एमएनए पे अगर लगा रखे हैं, ठीक है, ओके। और देखो क्या हुआ, ये जो एमएनए पे जब मैंने ब्रशेस लगाए हुए हैं, इन पे अगर यहाँ पे कंडक्टर की बात की जाए, ये कंडक्टर है, तो देखो ये कंडक्टर नॉर्मली जो है यहाँ पे क्रॉस मान लेते बन रहा है, यहाँ डॉट बन रहा है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये रोटर घूम रहा है इस तरीके से, तो थोड़ी देर बाद घूम के क्या होगा, ब्रशेस ये हैं, ठीक, यहाँ पे ये वाला कंडक्टर, इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। थोड़ी देर बाद जब इधर घूमेगा तो ए यहाँ आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये साउथ के सामने आ जाएगा, ये नॉर्थ है। तो देखो पहले ए नॉर्थ के सामने था तो क्रॉस था, जब साउथ में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो ए की अगर बात की जाए तो पोलैरिटी कहाँ से शिफ्ट हो रही है, क्रॉस से पोलैरिटी शिफ्ट हो रही है डॉट में, ठीक है, क्रॉस से शिफ्ट हो रही है पोलैरिटी डॉट में। तो यानी क्या हो रहा है, जस्ट रिवर्सल, यानी कि पहले पॉजिटिव से ये रिवर्स शिफ्ट, यानी पॉजिटिव प्लस वोल्ट था, प्लस वी से शिफ्ट हो रही है माइनस वी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग का, इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन का प्रोसेस। कम्यूटेशन मतलब शिफ्टिंग ऑफ पोलैरिटी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक। अगर ये तुम्हारे जितने टाइम में होने चाहिए, यानी कि टी टाइम में आइडियली जो होता है, जितनी देर में रोटर यहाँ से यहाँ मूव करा, अगर उतने में ही मूव करने पे ये पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी चली गई, तो इसे कहेंगे आइडियल कम्यूटेशन, आइडियल कम्यूटेशन, ठीक है, या परफेक्ट कम्यूटेशन, परफेक्ट कम्यूटेशन। अगर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जितनी देर में तुम गए, अगर ये थोड़ा देर में गया तो इसे कहेंगे, अगर थोड़ा देर में हुआ पोलैरिटी शिफ्ट, तो इसे मैं कहूँगा डिले कम्यूटेशन, ठीक है, डिले कम्यूटेशन अगर देर में हो रहा है, ठीक। और अगर ये क्या हो रही है, पोलैरिटी पहले शिफ्ट हो गई, ये, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पोलैरिटी अगर पहले, यानी कि जितनी देर में तुम यहाँ से यहाँ पहुंचे, ए से बी पे जितनी देर में पहुंचना चाहिए, टी टाइम जो ए से बी में लग रहा है, अगर उससे पहले ही तुम्हारी पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो उसे कहेंगे बिफोर कम्यूटेशन कह सकते हैं, या अर्ली कम्यूटेशन भी कहा जाता है, अर्ली कम्यूटेशन, कई सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको अलग-अलग नाम है। तो अगर सबसे पहले परफेक्ट कम्यूटेशन, यानी कि जितनी देर में तुम्हें टी टाइम में जो होनी चाहिए पोलैरिटी रिवर्स, जितने में कंडक्टर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो क्रॉस से डॉट, जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचा, अगर उतनी देर में इसका क्रॉस से डॉट आ गया तो ये हो जाएगा परफेक्ट कम्यूटेशन, ठीक है। अगर थोड़ा देर में आए तो डिले कम्यूटेशन, ठीक है। अगर थोड़ा पहले आ गए तो ओवर कम्यूटेशन, या फिर बिफोर कम्यूटेशन भी कह सकते हैं, ओवर कम्यूटेशन, ओवर कम्यूटेशन, ठीक। तो डिले, ओवर एंड परफेक्ट कम्यूटेशन, ठीक है, 3 तरीके के इसके नाम होते हैं। इसको अलग-अलग नामों से बुलाया जा सकता है, नॉर्मली चीज़ सिंपल सा है, ठीक है। तो ये कम्यूटेशन का प्रोसेस होता है। कम्यूटेशन में बेसिकली जब आप क्रॉस पे होते हो और ब्रश शिफ्ट करके आप जब यहाँ पहुँचते हो साइड में तो डॉट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव +5 मान लेते हैं, यहाँ पे -5, तो प्लस से माइनस जो तुम शिफ्ट होते हो, इस प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं, ठीक। तो अब होता क्या है, अगर मान लेते हैं आइडियल कम्यूटेशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडियल कम्यूटेशन होता नहीं है, आपका डिले कम्यूटेशन हो जाता है, यानी कि तुम यहाँ पे पहुँच तो गए, यानी कि जितनी देर में कंडक्टर तुम्हारा यहाँ से यहाँ पहुँचा तो क्रॉस से डॉट होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, थोड़ा-सा क्रॉस फिर भी रह जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिले कम्यूटेशन, और ऐसे केस में क्या होता है, स्पार्किंग होने के चांसेस होते हैं, स्पार्किंग। तो ये जो डिले कम्यूटेशन है, जिसके अंदर का जो करंट का रिवर्स होना है, वो परफेक्टली नहीं हो पाता है, कुछ चार्ज बचा रह जाता है। ऐसे केस में जो इसमें स्पार्किंग होती है, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरपोल्स की, इंटरपोल्स। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरपोल्स की। तो इंटरपोल वाइंडिंग जो होती है वो बेसिकली, अगर मैं बात करूँ इंटरपोल वाइंडिंग की, तो किस तरीके से दिखती है उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो ओके, तो अगर मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये आपका साउथ पोल है, ये रोटर है, इसके यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे डॉट होना था। तो यहाँ पे हम लोग जो है इंटरपोल्स लगाते हैं। इंटरपोल वाइंडिंग जो होती है यहाँ पे की जाती है, ठीक। और इंटरपोल्स ये जो वाइंडिंग की जाती है, ये क्या करती है, इन ये जो नॉर्थ साउथ जो मैंने बताया, यानी क्रॉस और डॉट जो कंडक्टर्स हैं, इनके अंदर जो डिले कम्यूटेशन हो रहा था, डिले कम्यूटेशन, उसको सही करती है, यानी कि उसको परफेक्ट कम्यूटेशन की तरफ ले जाती है, परफेक्ट कम्यूटेशन, ठीक है, परफेक्ट कम्यूटेशन की तरफ ले जाती है। अच्छा, डिले क्यों होता है? एक्चुअल में डिले जो होता है वो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट के कारण होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। भई आपके पास ये कॉइल है, कॉइल के अंदर हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, तो तुमने तो करंट को रिवर्स कर दिया, वोल्टेज को, प्लस V से प्लस 5 वोल्ट से माइनस 5 वोल्ट कर दिया, लेकिन करंट को रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि इंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरपोल लगा दे रहे हैं। इंटरपोल क्या करता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से नॉर्थ साउथ है, तो इंटरपोल जो होता है वो ऐसी फील्ड बनाता है रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो ये जो फ्लक्स रह गया था, वो क्या करता है, इस इंडक्टर को डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, यानी कि इस इंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज़ करता है। और ऐसे केस में जब ये इस तरीके से वर्क करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को इंडक्टर की न्यूट्रलाइज़ कर देगा, तो वो क्या होता है, नॉर्मल कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, और ऐसे केस में जो करंट का रिवर्सल है, वो ईज़िली हो जाता है।
तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कॉइल की, उसको डैमेज करके, यानी कि उसको अपने डायरेक्शन से क्या कहते हैं, कन्वर्ट करके जो करंट का रिपीटिशन है या कह सकते हैं रिवर्सल है +5 से -5 की तरफ, उसको करवा पाता है। तो इंटरपोल बेसिकली क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है इन कॉइल की। कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी भी बची रह गई होगी जिसकी वजह से डिले कम्यूटेशन हो रहा था, उस मैग्नेटिक फील्ड को ये न्यूट्रलाइज करता है। ये काम करता है इंटरपोल। ठीक, इंटरपोल की खास बात क्या होती है, एरिया जो इंटरपोल का होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसका जो फ्लक्स बनता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। तो एरिया बहुत कम है, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसकी बहुत हाई होती है। तो इंटरपोल की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। अगेन ये भी इंटरपोल भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, याद रखना, सीरीज कनेक्टेड होते हैं इंटरपोल भी सीरीज में। किसके साथ सीरीज में, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो ये आर्मेचर जो रोटर का आर्मेचर होता है इसके साथ ही सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, ओके। तो लगभग यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको पूरा जो है मैंने कवर करने की कोशिश करी। ये समराइज लेक्चर था, यानी कि पूरा जो कंटेंट है, डीसी मशीन बहुत बड़ी है और एक लेक्चर में उसको समअप करना बहुत टफ टास्क है, पर मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है कि आपको समझा पाऊँ। नाउ बैक टू ऐश्वर्य सर। Thank you, sir, for accepting my invitation. Learn a lot, and definitely this lecture will be helpful to my viewers also. We will make a lecture on new topic in future. So let's take a look on a gist of this lecture. So I discussed the brief discussion about the DC machine. Then after the types of DC types of winding, field winding and armature winding. Then long shunt and short shunt winding. Then coil, the concept of coil, and one coil is equal to two coil side, left side and right side, and what are the number of conductors. That is number of conductors equal to coil into coil turns multiply by 2. Then important concept of the pole pitch, which is equal to the number of conductor upon number of poles. Then brief idea about the short, over and full pitch, theta mechanical and theta electrical concept, and back and front pitch concept. After that, the sir discussed the lap and wave winding and concept of the parallel path. Then moving further, we learn about this lecture, that is EMF in generators and torque in motors. What is the power in machine, voltage drop in DC machine, efficiency, and what are the losses, that is variable losses and constant losses. Then curves of DC machine, which is very important, that is open circuit, which is also known as the magnetization curve, the internal curve, which is also known as the total characteristic curve, and the third one is the external circuit curve, which is also known as the load curve. Moving further to the starter of DC machine, there are three types of starter: 2-point starter used in DC machine, 3-point starter used in shunt machine, and 4-point starter. The DC machine and three-phase induction motor use starter to limit the input high current, and the synchronous and one single-phase induction machine used for starting the machine. And after that, the sir discuss the armature reaction and the compensating binding and interpole for commutation. So I hope this lecture added some knowledge to your knowledge. If do you have any query, you can comment or mail me. You can like Pranjal sir channel, which is Text Inside, for more such videos. I will put link on the description box. And anyone can be a part of this campaign. All you have to do is just send your PPT to my mail ID. Then we will record it at a suitable time. With this, have a good day, stay connected, be happy, and make other happy.